आपको पेश करता हूं अब तक का सबसे बड़ा बदला। हमारी कहानी शुरू होती है हमारे डेस्परेट प्रोटैगोनिस्ट से, जो जंगल में भाग रहा है। पहाड़ से गिरने के बावजूद भी वो अपने पीछा कर रहे लोगों से नहीं बच पा रहा। उनमें से एक उसे प्रिंस चियोनयान कहकर बुलाता है और बधाई देता है कि वह 1 घंटे से ज्यादा भागता रहा और अब जाकर वो उसे पकड़ पाए। लड़का बहस करता है कि उसने उनकी सारी बातें मानी, यहां तक कि एकेडमी भी छोड़ दी, फिर भी उसकी जान को खतरा क्यों है। वो कहते हैं कि भले ही वह एक आम आदमी है, फिर भी उसके पास सिंहासन पर हल्का सा दावा है और जब तक वह जिंदा रहेगा वह अधिकार रखेगा, इसलिए उसे मरना ही होगा। निंजा लीडर कहता है कि अगर वह सरेंडर कर ले तो उसे दर्द रहित मौत मिलेगी, पर लड़का इनकार कर देता है और कहता है कि वह आखिरी दम तक लड़ेगा। मुझे इस बंदे की स्पिरिट बहुत पसंद आई। निंजा उसे मारने बढ़ते हैं। वह किसी तरह से प्रतिरोध करने की कोशिश करता है पर पकड़ लिया जाता है। गले से पकड़ने के बाद भी निंजा मजाक करता है कि बस इतनी ताकत है क्या। तभी एक सीक्रेट ब्लेड सबको चौंका देता है। कैसे यह बिना ट्रेनिंग वाला कॉमनर ऐसे तलवार पकड़कर मुकाबला कर सकता है। उन्हें जल्दी समझ आ जाता है कि अगर इसे बाकियों जैसी ट्रेनिंग मिलती तो यह रॉयल फैमिली के लिए खतरा बन सकता था। तो तय होता है कि आज रात इसे हर हाल में मारना है। प्रोटैगोनिस्ट को घुटने से ऐसा मारा जाता है कि शायद उसके सारे दांत टूट जाते हैं। एक निंजा उस पर जानलेवा वार करता है। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठता है। फिर जख्म पर पैर रखकर उसे खत्म करने ही वाले होते हैं कि अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और हमला करने वाला इंसान 3 अलग अलग एंगल से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये किसका काम है। एक स्टाइलिश फ्यूचरिस्टिक टीनेजर। जैसे ही दूसरा अटैक होता है, फिर से तेज रोशनी सबको चुटकियों में खत्म कर देती है। आखिरी बचा निंजा जान जाता है कि यह कोई नॉर्मल शक्ति नहीं है। वो भागने की कोशिश करता है पर हाथ उठाते ही उसे भी हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। प्रोटैगोनिस्ट अपनी मौत स्वीकार कर चुका था, पर उसे खुशी होती है कि दुश्मनों को उनकी सजा मिल गई। वह आंखें बंद कर लेता है और मौत का इंतजार करता है। फ्यूचरिस्टिक टीनेजर बिना कोई दुख दिखाए कहता है कि उसका टाइम खत्म हो गया है और अपने पूर्वज से गुजारिश करता है कि भविष्य में उसकी जिंदगी अच्छी हो। एक रहस्यमयी इंजेक्शन के बाद प्रोटैगोनिस्ट के दिमाग में एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है और वह बेहोश हो जाता है। वो युवा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगली सुबह उठने पर प्रोटैगोनिस्ट अपने शरीर पर काले धब्बे देखता है। वह आवाज फिर सुनाई देती है, पूछती है कि क्या मास्टर जाग गया है। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि यह उसके दिमाग में कौन बोल रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है। वो आवाज बताती है कि वह एक नैनो मशीन है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट सुनता है नैनो मशीन और मशीन का मतलब चाइनीज में होता है ईविल गॉड। तो अब चियोनयान को लगता है कि वह किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है। उधर डेमन कल्ट के 2 एल्डर्स प्रिंस चियोनयान पर हुए अटैक की बात करते हुए आ रहे होते हैं। जिसने उसे ढूंढा वह बताता है कि वह पूरा एरिया एक युद्ध भूमि की तरह था और बीच में प्रिंस बिना किसी चोट के चैन से सो रहा था। वे उसे देखने कमरे में आते हैं जबकि लड़का अभी भी ईविल नैनो मशीन से बात कर रहा होता है। प्रिंस चियोन पूछता है कि क्या नैनो मशीन ने उसे बचाया। वो कहती है कि अगर निंजा मारने की बात है तो नहीं, क्योंकि तब वह इंजेक्शन में ही थी, पर अगर हीलिंग की बात है तो हाँ। नैनो मशीन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, इसलिए प्राचीन लोगों को समझाना मुश्किल है। तो वह पूछती है कि क्या वह सीधे उसके दिमाग में जानकारी भेज दे। ब्रेन क्या होता है, छोड़ो, भेज दो। अब चियोनियन को समझ आता है कि नैनो मशीन क्या है। इसी बीच 2 लोग कमरे में पहुंच जाते हैं। लड़का सोने का नाटक करता है ताकि उनसे बच सके। वे कहते हैं बाद में आते हैं, वैसे भी लड़के से बदबू आ रही है। डॉक्टर उसकी नब्ज जांचता है और हैरान रह जाता है। क्या हुआ डॉक्टर, क्या वह मरने वाला है। नहीं, उल्टा, उसका शरीर अब एकदम परफेक्ट है मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए। काले धब्बे शरीर से झर निकलने का संकेत है। डॉक्टर सोचता है कि क्या लड़के ने कोई सुपर सीक्रेट मेडिसिन ली है। प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि क्या वाकई उसके दिमाग में कोई ईविल गॉड है। डेमन कल्ट कई फैमिलीज से बना है, लेकिन सिर्फ 6 कोर सेक्ट हैं। हर 10 साल में डेमन कल्ट की एकेडमी खुलती है जहां बेस्ट वॉरियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। जब प्रिंसेस उसमें शामिल होते हैं तो उसे बैटल ऑफ द हेयर्स कहते हैं। डॉक्टर को जवाब नहीं मिलता तो वह बस कुछ टॉनिक्स प्रिस्क्राइब कर देता है। प्रिंस को याद आता है कि जब वह छोटा था तो उसे लगता था कि वह अपनी कमजोरी की वजह से जी नहीं पाएगा,
लेकिन अब वह दूसरों के मुकाबले खड़ा हो सकता है। बात में वह अपनी हीलिंग क्षमता टेस्ट करने के लिए खुद को चाकू से गहरा काटता है। उसकी आंखों के सामने उसका घाव तेजी से भर जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि आवाज झूठ नहीं बोल रही थी। नैनो मशीन ने उसके शरीर को सुपर पावरफुल बना दिया है। आगे की लाइब्रेरी में वह 10 सेकंड में एक किताब पढ़ सकता है और पूरा नॉलेज अब्सॉर्ब कर सकता है। काश स्कूल में ऐसा होता। अब जब रिजेक्टेड प्रिंस को अपनी अनलिमिटेड पावर का पता चल गया है, वह उन सब से बदला लेगा जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। सबसे पहले निशाने पर वह प्रिंस है जिसने उसके पीछे निंजा भेजे थे। उधर वो प्रिंस गुस्से में है कि निंजा फेल हो गए। वह तय करता है कि एकेडमी में ही उस बास्टर्ड प्रिंस को खत्म करेगा। अगले दिन प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि आज वह एकेडमी में एंट्री करेगा। काश पहले ही उसे कुछ फाइटिंग स्किल्स आ जाती। वह अपने गार्ड जुंग को ट्रेनिंग करते देखता है। नैनो मशीन पूछती है कि क्या वह उसकी मूवमेंट्स का एनालिसिस करना चाहता है। वह 1 घंटे तक मूवमेंट्स देखता है। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद नैनो मशीन सीधे उसके दिमाग में स्किल इंस्टॉल कर देती है। अब उसके पास ज्ञान तो है, पर मसल्स उस मूवमेंट के आदती नहीं है। तो मशीन उसे ऑप्शन देती है कि मसल्स भी एडजस्ट कर सकती है, लेकिन दर्द होगा। वह सहमत होता है और दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह बेहोश हो जाता है। गार्ड उसे ढूंढता है और उसे पास आउट देखता है। साथ ही कमरे का फर्श भी टूटा हुआ मिलता है। गार्ड को समझ आता है कि लड़का उसकी ट्रेनिंग को चुपचाप फॉलो कर रहा था। जब प्रोटैगोनिस्ट उठता है, उसके पास अब फुल स्किल सेट इंस्टॉल हो चुका है। वह फिर से मूवमेंट ट्राई करता है और फिर से फर्श तोड़ देता है। गार्ड ब्रेकफास्ट लाता है और वह फटा फर्श मेज से छुपा देता है। गार्ड को सब पता होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। याद आता है कि यह आखिरी दिन है गार्ड के साथ, क्योंकि अब वह एकेडमी जा रहा है। 5 साल हो गए जब उसकी मां की मौत हुई थी। तब से गार्ड ही उसकी देखभाल कर रहा था। गार्ड उसे टेक्निक का मैन्युअल देता है और कहता है कि उसने सिखाया नहीं क्योंकि परंपराएं मना करती हैं। लेकिन अब जब उसने खुद सीख लिया है तो वह खुश है और रोने लगता है। अरे बाप रे, इमोशनल मोमेंट। अब प्रोटैगोनिस्ट पहली बार एकेडमी में प्रवेश करता है। वेलकम स्पीच देने वाला वॉरियर सबको चेतावनी देता है कि शायद यह जगह उनकी आखिरी जगह बन सकती है। जब वह सामने 6 हेयर्स को देखता है तो उनका इंट्रोडक्शन देता है। चॉन मियान, शैडो सेक्ट, चॉन कांगोन, सोड सेक्ट, चॉन मुकुन, स्प्रिंग सेक्ट, चॉन जंगुम, पॉइजन सेक्ट, चॉन यूचान, ब्लेड सेक्ट, चॉन वन रायो। साउंड सेक्ट सिर्फ एक लड़की है इस बैच में। 7वां प्रिंस यानी हमारा प्रोटैगोनिस्ट लिस्ट में नहीं है, इसलिए उसे सबसे पीछे रहना पड़ता है। लोग उसकी बुराई करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें अपनी औकात पता चलेगी। अंत में डेमन कल्ट का लीडर लॉर्ड सॉन जेम आते हैं, जो मिरान की टॉप 5 ताकतों में से एक है। उनकी मौजूदगी से सब कांपने लगते हैं। लॉर्ड सबका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे कल्ट का भविष्य और गर्व हैं। च्योनयांग के पिता, जो कि 7वें प्रिंस भी हैं, सब छात्रों से कहते हैं, मेहनत करो, दोस्त बनाओ और भविष्य में मेरे लिए महान सैनिक बनो। इसके बाद वह एक नज़र 7वें प्रिंस च्योनयान पर डालते हैं, पीठ मोड़ते हैं और चले जाते हैं। हालांकि च्योनयान महल के एक नौकर का बेटा है, किसी भी मुख्य क्लान से नहीं है, इसलिए प्रिंस खुद भी उससे किसी उम्मीद की भावना नहीं रखते। औपचारिकताओं के बाद एकेडमी का डायरेक्टर समझाना शुरू करता है कि 4 साल का प्रशिक्षण कैसे होगा। हर छात्र को हर स्टेज को पास करने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर कोई भी स्टेज में फेल हो गया तो उसे तुरंत एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तभी एक प्रिंस हाथ उठाकर सवाल पूछना चाहता है, लेकिन डायरेक्टर उसे फटकारते हैं। यहां सवाल पूछने की अनुमति नहीं है। अगर नहीं चाहते कि पहले दिन ही बाहर कर दिए, चाहो तो चुप रहो। एकेडमी में चाहे कोई भी राजघराने से हो, सब बराबर हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि यह एक मौका बहुत कठिन है, लेकिन जो स्टेज पास करेगा उसे इनाम भी मिलेगा, जैसे ब्लैक ड्रैगन स्फीयर और पूरे साम्राज्य की सबसे अमीर लाइब्रेरी तक पहुंच। हर स्टेज पास करने पर लाइब्रेरी का एक नया फ्लोर खुलेगा, जहां छात्र खुद को और ताकतवर बना सकते हैं। यह सुनकर सभी छात्रों में जोश भर जाता है, लेकिन डायरेक्टर यह भी जोड़ते हैं कि अधिकांश छात्र आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। डायरेक्टर एक और खतरनाक सच बताते हैं। एकेडमी में दाखिला लेने के बाद सारे पुराने सामाजिक विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं।
जो फेल हुआ उसे किसान जैसी साधारण नौकरी करनी पड़ेगी। पहला टेस्ट उन्हीं का छंटाव करेगा जिनमें ताकत या नियोंग नेगोंग की क्षमता नहीं है। च्योनियन के लिए दिक्कत बड़ी है। पुराने सौदे के मुताबिक उसे कभी नाइगोंग सिखाया ही नहीं गया ताकि उसे आसानी से मार दिया जाए। अब वह बिना नाइगोंग के इस कठिन परीक्षा का सामना करेगा। पहला टेस्ट शुरू होता है। साउंड क्लैन की एक वृद्ध महिला एक भयंकर संगीत बजाती है। कमजोर छात्र तुरंत गिरने लगते हैं। छहों प्रिंस जिन्हें जन्म से ट्रेनिंग मिली थी आराम से खड़े रहते हैं, लेकिन अचानक महिला का गुस्सा बढ़ता है और वह संगीत को और तीव्र बजाने लगती है। अब शक्तिशाली राजकुमारों के कानों से भी खून निकलने लगता है। सब हैरान हैं। महिला तो सभी छात्रों को मारने पर तुली है, खासकर 7वें प्रिंस को गिराने के लिए। तभी उनमें से एक राजकुमार मुड़कर देखता है और चौंक जाता है। चियोनयान बिना किसी थकान के आराम से खड़ा है। कैसे? उसे तो नाइगोंग आता भी नहीं। असलियत यह है कि उसके शरीर में नानो मशीन ने उसके कानों को ब्लॉक कर दिया था, जिससे उसे संगीत का असर नहीं हो रहा था। लेकिन अगर सबको पता चलता कि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ तो शक हो सकता था। इसलिए चियोनयान नानो मशीन को आदेश देता है कि उसके शरीर में आंतरिक चोटें डाले ताकि वह खून थूक सके और घायल दिखे। भाई इंटेलिजेंस का पक्का खिलाड़ी है। डायरेक्टर समय रहते टेस्ट को रोकते हैं और साउंड क्लैन की महिला को डांटते हैं। डायरेक्टर को यकीन हो गया कि चियोनयान ने बिना नाइगोंग के शेयर डिटर्मिनेशन से टेस्ट पास किया है। अब चियोनयान को इन्फर्मरी भेज दिया जाता है। डॉक्टर चिढ़ते हुए पूछता है, कितनी बार चाकू लगा जो इतना खून बह रहा है? गार्ड्स बताते हैं कि यह सब अंदरूनी चोटों की वजह से है। नैनो मशीन ने उसे अंदर से जल्दी ठीक कर दिया था, इसलिए वह बस घायल होने का नाटक कर रहा था। इसी दौरान एक शराबी गार्ड, ड्रंकन गार्डियन, दरवाजा तोड़कर भीतर घुसता है। चियोनयान सोने का नाटक करता है, लेकिन गार्ड उसे उठा लेता है और धमकाता है, अगर अब भी नहीं जागे तो कान के नीचे थप्पड़ पड़ेगा। चियोनयान मजबूर होकर आंखें खोलता है। गार्ड उसे सराहता है। आजकल के बच्चे आसान रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन तेरे अंदर जिद है, जज्बा है। गार्ड चियोनयान से कहता है कि वह उसका मास्टर बनना चाहता है। चियोनयान को शक होता है कि कोई इतनी आसानी से मदद क्यों करेगा, लेकिन ड्रंकन गार्डियन समझाता है, अगर तू नाइगोंग नहीं सीखेगा तो यहाँ जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि बाकी सब छात्र पहले ही अपने घाव नीगोंग से भर चुके हैं, जबकि चियोनयान अकेला ऐसा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकता। अकेला रहकर वो हमेशा निशाने पर रहेगा। ये सुनकर और समझते हुए कि लाइब्रेरी की सिर्फ पहली मंजिल ही उसके लिए उपलब्ध होगी, चियोनयान मास्टर बनने की पेशकश स्वीकार कर लेता है। उसका असली मकसद है लाइब्रेरी को नैनो मशीन से स्पीड रन करना। चियोनयान झुककर गुरु को प्रणाम करता है, लेकिन ड्रंकन गार्डियन उसे न्योंग से उठाते हुए कहता है, रॉयल ब्लड को किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। गार्डियन उसे सच्चा प्रिंस मानता है। डॉक्टर भी चियोनयान को बधाई देता है, क्योंकि यह गार्ड सामान्यतः कभी किसी को शिष्य नहीं बनाता। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड पर खबर आती है कि सिर्फ 45 छात्र पहले टेस्ट में पास हुए हैं, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम है। लेफ्ट गार्डियन बताता है कि जो फेल हुए हैं उन्हें टेस्ट कठिन लगने की कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। सभी फेल छात्रों को फौरन एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब से छात्रों को ग्रुप्स में बांटा जाएगा, या तो पूरी टीम पास होगी या पूरी टीम फेल। इस बीच दुश्मन प्रिंस, जिसने चियोनयान को मारने की कोशिश की थी, चाल चलता है। वह इंस्ट्रक्टर से कहता है कि चूंकि चियोनयान अभी इन्फर्मरी में है, उसे ग्रुप टेस्ट की जानकारी नहीं है। इंस्ट्रक्टर खुद जाकर उसे खबर देने का वादा करता है, लेकिन इरादा साफ है, चियोनयान को 14 दिन तक एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में फंसाना, ताकि वह अगला टेस्ट मिस कर दे। प्रिंस जूनियन की टीम से एक इंस्ट्रक्टर इन्फर्मरी गया उस लड़के से मिलने, लेकिन डॉक्टर ने मिलने नहीं दिया और वार्निंग दी कि अगले 14 दिन तक वो यहां से नहीं जाएगा। अगला टेस्ट 3 हफ्ते में है, तब तक उसे हर चीज खुद से सीखनी होगी। इन्फर्मरी में अपने सीक्रेट टीचर से रात के अंधेरे में लेजेंडरी यासुओ प्रिंस के कमरे में चोरी छिपे आया, ताकि उसके अंदर नियॉन भर सके, ये सोचकर कि इससे वो और स्ट्रांग बन जाएगा। मास्टर आया और बोला कि आज रात प्रिंस चेयोन वो सीखेगा जो उसे पहले से आना चाहिए था। मास्टर ने अपनी एनर्जी इंजेक्ट की, जिससे प्रिंस की फ्लो की राह खुल गई। कभी ट्रेनिंग ना करने वाला प्रिंस एकदम परफेक्ट फिजिक वाला निकला, जैसे कोई गॉड ऑफ वॉर हो।
क्या ये लॉर्ड का असर है? क्योंकि वो औरत जिससे लॉर्ड सच में प्यार करता था वही थी इस लड़के की माँ। उसी रात सारे डॉर्मिटोरीज में फाइट्स शुरू हो गईं, लीडर्स तय करने के लिए। एक कैडेट ने पॉइजन क्लैन के प्रिंस को भी हरा दिया और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी। उसका नाम था बेक गी और वो ग्रुप 18 का नया लीडर बन गया। इन्फर्मरी में रात के बाद गार्डियन ने प्रिंस के नियोंग वेन्स अनलॉक कर दिए। ये बहुत थका देने वाला और शायद दर्दनाक था, लेकिन प्रिंस ने इंसिस्ट किया कि वो बिल्कुल ठीक है। गार्डियन ने कहा कि अब एक हफ्ता है उसे केनी गोंग यूज करना सीखने के लिए। प्रिंस ने उसकी मेहनत को सराहा और भी डिटर्मिन्ड हो गया। गार्डियन ने जाते जाते बस इतना कहा, हैम्शा ब्रीदिंग और फ्लो याद रखना। प्रिंस ने उन्हें थैंक्स कहा। ये उसका रिवेंज का सफर शुरू होने का वक्त था। अगले दिन ट्रेनिंग सेंटर में गार्डियन ने क्लास को ग्रुप्स में बांटा। हर प्रिंस को एक अलग ग्रुप में रखा गया। उसी रात ग्रुप्स ने अपने लीडर्स चुने। जैसा एक्सपेक्टेड था, हर प्रिंस अपना ग्रुप लीडर बन गया, लेकिन एक प्रिंस लीडर नहीं बन पाया। उसका चेहरा सूझा हुआ था और वो अपने ही ग्रुप के लीडर के सामने खड़ा था। एक और प्रिंस उसे चिढ़ाता है कि वो लीडर नहीं बन पाया, खासकर वो प्रिंस जिसे हमारा प्रोटैगनिस्ट सबसे ज्यादा नफरत करता है, पॉइजन क्लैन का प्रिंस। वो गुस्से में आकर बदला लेने की कसम खाता है। क्लास के बाद प्रिंस टीचर से पूछता है कि उसका टीममेट इन्फर्मरी से कब डिस्चार्ज होगा। जवाब था, 1 हफ्ते बाद। गुस्से में कि वो अभी अपने दुश्मन पर हमला नहीं कर सकता, टॉम में सब पर गुस्सा निकालता है। उसके एक साथी ने आइडिया दिया, अगर प्रिंस चियोन इन्फर्मरी से बाहर नहीं आ सकता तो किसी को वहां भेज दो। इन्फर्मरी में जहां चियोन यान अकेला पेशेंट था, अचानक एक नया पेशेंट आता है, पीठ में तलवार घुसी हुई। स्टिचिंग के बाद उसे 3 दिन इन्फर्मरी में रहना होगा चियोन के साथ। अब प्लान समझ आया। रात को भेजा गया था उसे चुपचाप मारने के लिए, लेकिन चियोन के नैनो मशीन डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। अटैकर को जोर का झटका लगा और वो बेहोश हो गया। ये शोर सुनकर प्रोटैगनिस्ट जाग गया और जो हुआ उसे देखकर गुस्से से भर गया। अटैकर होश में आया, बंधा हुआ, कंफ्यूज था कि बेहोश कैसे हुआ। काम प्रिंस बोला, स्लीपिंग ब्यूटी जाग गया। चियोनयान ने उसका सिर मुंडवा दिया था, जो एक वॉरियर की शान होती है, और उसे दिखाया, फिर मारा ताकि वो शांत हो। अब इंटरोगेशन चालू हुआ। किसने भेजा तुम्हें? बॉय ने जवाब नहीं दिया तो चियोन ने थ्रेटन किया, अगर नहीं बताया तो मैं काट दूंगा। आखिर उसका गैग हटाया और अटैकर ने कहा, स्टूडेंट्स एक दूसरे को कॉम्बैट फील्ड के बाहर हार्म नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चियोन ने कहा, कुछ ऐसा करूंगा जो टीचर्स को पता भी नहीं चलेगा। नीडल्स देखकर मैं तो डर गया यार। उसके फिंगर्स पर नीडल रखे गए, 2 बार बेहोश हुआ, फिर हाथ पर ऑपरेशन तक हो गया। तब जाकर वो बोलने को तैयार हुआ, लेकिन तब तक चियोन ने कह दिया, मुझे पता है ये मूम का किया है। अटैकर शॉक्ड, तुझे कैसे पता? चियोन बोला, इंस्ट्रक्टर हर दिन आता है, बाहर की सारी खबर रखता है, कौन किस ग्रुप में है, स्प्रिंग क्लैन प्रिंसेस का इंटरेस्ट, सब। कैडेट 23 यानी हायोब बैंक को याद आया कि लोगों ने कहा था ये लड़का तो डेड वेट है, लेकिन आज जो देखा उसके बाद उसने सोच लिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे और मत मारो। चियोन ने कहा, अब मुझे नींद चाहिए, और एक नियोंग ब्लो से उसे फिर बेहोश कर दिया। जाते जाते अटैकर को समझ आया, इस लड़के में नियॉन है, ये सबको धोखा दे रहा है। यही है हमारा प्रोटैगनिस्ट, रूथलेस, पावरफुल और सबसे आगे निकलने को बेताब। मास्टर हर रात अपने स्टूडेंट को देखने आता है एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि वो जानता है कि इस लड़के में मॉन्स्टर बनने की पोटेंशियल है। चुनयन की जीत का रिवॉर्ड, ब्लैक ड्रैगन स्फीयर, उसे मिलेगा। लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने देखा इन्फर्मरी में एक बॉडी और है। प्रोटैगनिस्ट ने कामली बताया, कैडेट है, जानबूझकर घायल होके मुझे मारने आया था। मास्टर दुखी हो गया, एक बच्चे को इन सब का आदत ही नहीं होना चाहिए। वो बोला, अब से तुझे दोस्त चाहिए होंगे, यही इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर बोला, चलो अब टाइम है एक और हैक इंस्टॉल करने का। स्फीयर के जरिए प्रोटैगनिस्ट 20 साल की नियोंग ट्रेनिंग एक झटके में पा सकता है, बस उसे सही तरीके से एसिमिलेट करना होगा। एसिमिलेशन शुरू हुई, हर दिन वो और ज्यादा मॉन्स्टर बनता जा रहा है। जल्द ही एस जीन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तेरे बालों को क्या हुआ भाई? कुछ मत बोलना।
मुझे अकेला छोड़ दे। जो बंदा भेजा गया था प्रोटैगनिस्ट को हटाने, उसका बाल उड़ गया बस। हाई ऑफ बैंग, बॉल्ड गाय, इन्फर्मरी से निकलकर मास्टर को बताता है कि वो मिशन में फेल हो गया। एक बुरा इंसान उसकी बेइज्जती करता है और वो बॉल्ड गाय अपना सिर छुपा लेता है। बोलता है कि जिसने मारने की कोशिश की थी वो जाग गया। डॉक्टर रूम से बाहर ही नहीं गया। 2 दिन तक वो वहां रुका रहा। प्रिंस इरिटेटेड हो गया कि डॉक्टर इतना स्मार्ट है और लड़के को प्रोटेक्ट करता है। हियोब बैंग याद करता है कि जब उसने फेवर मांगा था, प्रिंस बहुत अच्छा था। अब ऐसा बर्ताव। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो प्रोटैगनिस्ट की सच्चाई अभी किसी को नहीं बताएगा। जब समय आएगा, सब खुद जान जाएंगे। शॉन योवन अब सैब मिंग की मार्शल आर्ट सीख रहा है, कल्ट का राइट गार्डियन। इस बार चिन ने एक नई टेक्निक पर ट्रेनिंग की और उसके मूवमेंट्स पहले से बहुत ज्यादा बेहतर थे। मिंग क्लोजली देख रहा था। वो क्योन की जीनियस पर हैरान रह गया। कुछ ही दिनों में उसने शैडो बटरफ्लाई स्टेप सीख लिया। च्योन ने सिर्फ बेसिक मूवमेंट्स ही शो किए ताकि शक न हो कि वो परफेक्ट मिमिक कर सकता है। मिंग सोचता है, थोड़ा और वक्त होता तो मैं पूरी टेक्निक सिखा देता। हफ्ते भर में च्योन ने सारे बेसिक मूवमेंट्स मास्टर कर लिए। मिंग ने उसकी तारीफ की और बटरफ्लाई टेक्निक्स की जानकारी वाली पेपर दिया। सुबह आखिरी क्लास थी प्रोफेसर मिंग के साथ। च्योन यो ने उन्हें फिर से थैंक यू कहा। मिंग ने अपनी ब्लेड निकाली। च्योन की आंखें चमक गईं। मिंग ने तलवार उसे फेंक कर पकड़ाई। ये उसकी क्लैन की ट्रेजर थी, रेगुलर सोर्ड से 3 गुना हल्की। उसने उसकी कटिंग पावर दिखाई, सॉलिड लकड़ी को इजीली काट दिया। चियों अगले दिन इन्फर्मरी से जाने वाला था तो मास्टर ने उसे पूरी टेक्निक सिखाई। चियोन ने नैनो पैड से एनालिसिस चालू कर दिया। सुबह मिंग इन्फर्मरी छोड़ चुका था। दूर से 2 लोग उसे देख रहे थे, लेफ्ट गार्डियन और सेंट्रल गार्डियन। एकेडमी का रेड हेयर्ड डायरेक्टर पूछता है, ये सेंट्रल गार्डियन हमेशा इसी लड़के को क्यों प्रोटेक्ट करता है? वो बस कहता है, इट्स फेयर। रेडहेड सोचता है, क्या 10 दिन की ट्रेनिंग से सब कुछ फेयर हो सकता है? सुबह डॉक्टर इन्फर्मरी आया तो देखा च्योन अभी भी सो रहा है, जो कि अनयूजुअल था। डॉक्टर भी सो गया, लेकिन च्योन वैसा नहीं सो रहा था जैसा होना चाहिए। नॉइज से डॉक्टर उठा। उसका पेशेंट उल्टी कर रहा था। उसने पल्स चेक की, बहुत तेज थी। फिर वो शांत हो गया, जिससे डॉक्टर खुद डाउट करने लगा अपनी मेडिकल नॉलेज पर। 8 घंटे बाद च्योन योडब्ल्यू उठा। नानोपैड को काम पूरा करने में इतना ही वक्त चाहिए था। अब उसका शरीर नई टेक्निक के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड था। मास्टर ने जो टेक्निक सिखाई थी, अब वो पूरी तरह से उसकी हो चुकी थी। मास्टर को अंदाजा भी नहीं था कि ये लड़का सब कुछ 100% सीख चुका है। च्योन ने अपनी ताकत को टेस्ट किया। उसके सेंसेस अब और शार्प थे। उसे डॉक्टर की प्रेजेंस भी फील हो गई, जबकि डॉक्टर अभी काफी दूर था। वॉल पर डॉक्टर बेक जोंगमन आया कैडेट यूनिफॉर्म देने के लिए। अब वो नंबर 7 है जो रिप्रेजेंट करता है 7th प्रिंस को। डॉक्टर उसे फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता है और कहता है कि अब उसके पास कोई मरीज नहीं होगा। ये सुनकर उसे दुख होगा। मैलिस के साथ यंग चियोनो कहता है कि जल्द ही उसके पास बहुत से पेशेंट्स होंगे। फिर वो डॉक्टर को उसकी केयर के लिए थैंक करता है और इन्फर्मरी के दरवाजे पर रुककर कहता है कि डॉक्टर ने उस पर बहुत मेहरबानी की, उसका ट्रेनिंग सीक्रेट रखा और अच्छी केयर की। शॉन योवोन ये कभी नहीं भूलेगा। बाद में वो एकेडमी ट्रेनिंग के लिए गया। सब लोग हैरान थे इस स्टूडेंट को देखकर जो पहले कभी नहीं आया। प्रिंस मुयुम बहुत ईगर था अपने भाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिससे वो नफरत करता था। एक इंस्ट्रक्टर पूछता है, क्या वो क्लासेस में हिस्सा लेने के लिए ठीक है? वो कहता है हाँ, वो पूरी तरह से रिकवर कर चुका है। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे क्लास का थियोरेटिकल नॉलेज है, तो वो कहता है हाँ। फिर उसे तलवार और शील्ड उठाकर अपनी पोजीशन लेनी है। जब वो अपने भाई प्रिंस मुयम के पास से गुजरता है तो वो पूछता है, क्या उसे डर लगा था जो इन्फर्मरी में छिपा हुआ था? लेकिन वो पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ऐसे एरोगेंट इंसान द्वारा इग्नोर किया जाना प्रिंस मुयम को अंदर तक चोट पहुंचाता है। वहीं शियोनो बस ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या हो रहा है। जल्दी ही वो सबको अपना स्थान दिखा देगा। प्रोफेसर अनाउंस करता है कि ट्रेनिंग अब शुरू होगी और अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो स्टूडेंट एक्सपेल कर दिया जाएगा। हर टीम लीडर को अपने ग्रुप को बैटल सिमुलेशन में लीड करना है। प्रोफेसर ने प्रिंस चियोनो को एक आसान पोजीशन में रखा था, ये सोचकर कि वो दूसरों के साथ पेस नहीं रख पाएगा,
लेकिन असल में वो उम्मीद से बेहतर कर रहा था। 15 मिनट तक सिमुलेशन चलता रहा। इंस्ट्रक्टर सरप्राइज्ड था कि बाकी स्टूडेंट्स पहले ही थक चुके थे, लेकिन चियोन यिल जो 14 दिन तक इन्फर्मरी में था एकदम ठीक था। तब उसने उसकी पोजीशन चेंज करने का फैसला किया। प्रिंस मुयुम अपने ग्रुप को ऑर्डर्स देता रहा। जैसे ही उसका भाई च्योनो नई पोजीशन में आता है, वो कोई गलती नहीं करता जिससे मुयुम इरिटेटेड हो जाता है। इसलिए वो अपने एक सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि जब फॉर्मेशन का समय आए तो चियोनो पर हमला करे और उसे बाहर कर दे। जैसे ही परफेक्ट टाइम आता है, वो उसके पीछे पैर रखकर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट पहले से सतर्क था और उसका मजाक उड़ाता है। जैसे ही उसने पूरी ताकत से लात मारी, नैनो मशीन का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और वो कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। घिसटते हुए उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। क्या चियोनो का नेगोंग मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है? जो स्टूडेंट जमीन पर गिरा था, प्रोफेसर उसके पास आता है और कहता है, फिर वही लड़का जिसने अपने साथी को सोर्ड से घायल किया था, उसे इन्फर्मरी भेजना पड़ा था। गुस्से में स्टूडेंट प्रोटैगनिस्ट को देखता है और उसकी मुस्कुराहट देखकर उसके दांत पीसता है। प्रोफेसर उससे पूछता है क्या वो एक्सप्रेशन उसी के लिए था। इंसोलेंस के कारण प्रोफेसर उसे सीने पर घूंसा मारता है और कहता है कि आज से कैडेट 20 अगले 4 दिन तक बिना छुट्टी के रहेगा, और अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ ले। प्रिंस मुयुम और उसका ग्रुप अब मजाक बन चुके हैं। वो एरोगेंट स्टूडेंट जिसे प्रिंस डिफेंड कर रहा था, अब ह्यूमिलिएट हो चुका था। प्रिंस मुयुम इस सबको देखकर नफरत से भर गया। ट्रेनिंग ऑब्जर्व करते हुए एकेडमी डायरेक्टर सोचता है कि क्या चियोनयिल का नियोंग लेवल अब उस लड़के से ज्यादा हो गया है। पहले तो कहा गया था कि वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन शायद सच है कि लॉर्ड का बेटा होने के नाते उसके खून में टैलेंट है। अब प्रिंस के पास बस ये है कि वो अपने भाई को नफरत भरी नजरों से देखे, उसे अटैक नहीं कर सकता। बाद में वेपन्स हॉल में लंच का टाइम होता है। सभी स्टूडेंट्स को चिकन और अन्य मीट्स मिलते हैं। प्रोटैगनिस्ट खुश है क्योंकि खाना बहुत टेस्टी है, लेकिन उसके भाई की नफरत भरी नजरें उसे परेशान कर देती हैं। क्या वो खाना भी चैन से नहीं खा सकता? ये सोचकर वो सोचने लगता है कि आखिर वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है, जब उन्होंने एक दूसरे को प्रॉपरली देखा भी नहीं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये लोग नहीं जानते कि दर्द क्या होता है। किसी ने अपनी मां को मरते हुए नहीं देखा, इसीलिए वो अब और इंतजार नहीं कर सकता, उसे सबको डिस्ट्रॉय करना है। खाना खाने के बाद सभी कैडेट्स को छुट्टी दे दी जाती है, सिवाय कैडेट 80 के जो पनिशमेंट में है। शियोनो ऑब्जर्व करता है कि चीजें अब बेहतर हो रही हैं। सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। वहीं उसका भाई उसका इंतजार कर रहा है, पिलर से टिके हुए और हमेशा की तरह अपने साथ स्ट्रांग लोग लिए हुए। कावर्ड, ये सब देखकर बाकी लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसेस। उसकी सिस्टर दूर से सब देख रही है। अब जब प्रिंस के पास ऑडियंस है, वो अपना शो शुरू करता है। वो प्रिंस चियोनोवुन के पास जाता है और उसे डर्टी ब्लड कहता है कि अब तक तो इजी था क्योंकि वो इन्फर्मरी में पड़ा था। फिर पूछता है क्या एक डर्टी ब्लड वाला इंसान परेशान हो रहा है। चियोनो डब्ल्यू पूछता है क्या वो लॉर्ड को इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि अगर किसी के खून को डर्टी कहा तो लॉर्ड के खून को भी कहा। प्रोटैगनिस्ट आयरनी में पूछता है क्या वो इतना पावरफुल है कि कल्ट के लॉर्ड को भी इंसल्ट कर सकता है। अब सिचुएशन प्रिंस ऑफ स्प्रिंग क्लैन के खिलाफ जा रही थी। उसकी सिस्टर कहती है ये तो बहुत डम है। दूर प्रिंस ऑफ सोर्ड क्लैन भी कहता है कि उसका भाई इडियट है। ह्यूमिलिएटेड महसूस करते हुए मुयुम प्रोटैगनिस्ट की शर्ट पकड़कर उस पर हमला करता है, लेकिन पल भर में उसे एक पंच लगता है और वो गिर जाता है। चोनयनवन पूछता है, अब गुस्सा आया। प्रिंस जो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ अब चीखता है, तू कैसे हिम्मत कर सकता है ऐसा करने की। वो फिर से हमला करता है, लेकिन सिर्फ हवा में मारता है। शुनयन डब्ल्यू आसानी से डॉज करता है और कुछ दूरी बनाकर भाग जाता है। उसकी मूवमेंट देखकर उसके भाई चौंक जाते हैं। उसे ऐसे मूव करने नहीं आना चाहिए था। प्रिंस अपने अलाइज को चिल्लाकर कहता है कि उसे पकड़ो। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, उसे इंसान भी नहीं मानता। जब वो लोग उसे चेस करते हैं, उन्हें अजीब लगता है कि वो बस इतना भाग रहा है कि कोई उसे पकड़ ना पाए। कुछ देर बाद प्रिंस भी अपने लोगों से आ मिलता है और पूछता है कि अभी तक उसे क्यों नहीं पकड़ा। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो चियोनोवुन की हर हड्डी तोड़ देगा। कुछ मिनट भागने के बाद प्रोटैगनिस्ट रुकता है और पूछता है, थक गए दौड़ते दौड़ते? फिर वो हमला करता है। प्रिंस उसका वार ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी पीछे गिर जाता है। मैंने नियोंग यूज किया और फिर भी पीछे गिरा? प्रिंस गुस्से में कहता है,
तो तुझे मार्शल आर्ट्स आता है? वो सोचता है कि पहले टेस्ट में तो उसके पास कोई नियम नहीं था, फिर ये ताकत कहाँ से आई? श्योनो लगातार अपने भाई पर हमला करता है। जैसे ही दूसरे लोग वहां पहुंचते हैं, उन्हें फाइट इंटेंस लगती है। प्रिंस रिटेलिएट करता है और उसके पेट में मारता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, कुछ मार सह लूंगा और बाकी डिफेंड कर लूंगा। ओपोनेंट अब भी स्ट्रांग है, लेकिन वो अभी भी लड़ सकता है। वो तेजी से प्रिंस के पीछे जाता है और सिर पर वार करता है, लेकिन प्रिंस डॉज करता है और उसके चेहरे पर मारता है। अब प्रिंस कॉन्फिडेंट होकर कहता है, तू तो ट्रैश है, रिटेलिएशन करना भी नहीं आता। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर पड़ा चिंतित एक्सप्रेशन से देखता है। प्रिंस उसका मजाक उड़ाता है, दूसरों की टेक्निक्स इमिटेट करना तेरे बस की बात नहीं। अब प्रोटैगनिस्ट मानता है कि उसने प्रिंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। रिकॉग्नाइज करता है कि प्रिंस के पास ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, लेकिन चियोन योडब्ल्यू अपने एनिमी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। जब प्रिंस अपनी टेक्निक यूज करता है, नैनो मशीन उसकी मूवमेंट्स एनालाइज करता है और वीक पॉइंट बता देता है। प्रोटैगनिस्ट सही समय पर डॉज करता है और अपर कट मारता है, सीधा ठोड़ी पर। उसने हर मूवमेंट को ऑब्जर्व किया और सही वक्त पर वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करके अपने ओपोनेंट को चिन्ह पर एक जोर का अपरकट मारा। अटैक इतना स्ट्रांग था कि दांत तक टूट सकते थे। ये देखकर चियोनोवुन भी सरप्राइज हो गया। प्रिंस ने थोड़ा डिस्टेंस ले लिया और अपने मुंह को पकड़कर खड़ा हो गया। प्रोटैगनिस्ट को अब रियलाइज हुआ कि वो नैनो मशीन का यूज करके मूवमेंट्स को एनालाइज कर सकता है। उसने जो मूव अभी यूज किया था वो बॉक्सिंग का था, जो नैनो मशीन के डेटाबेस में पहले से मौजूद था। अब गुस्से में आकर उसने एक साथ कई पंच मारे। शान योवुन ने इजिली उसके हर मूव को डॉज कर दिया। उसके मूव्स आसानी से प्रेडिक्ट हो रहे थे और ये चीज प्रिंस को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी। शान योवुन ने उस पर कई जोरदार पंच मारे। जैसे जैसे उसे पीटा गया, स्प्रिंग प्रिंस को अपना पास्ट याद आने लगा, जहां उसकी मां ने उसे इनकॉम्पिटेंट कहा था। उसकी नजर में सब कुछ उस औरत की वजह से बिगड़ा और उसके बेटे की वजह से जो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता था, सब कुछ गलत हो गया था। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। शॉन योवन देखता है कि प्रिंस रो रहा है। वो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काउंटर किया जाता है और उसका सिर जमीन पर दे मारा जाता है। इस बैटल का रिजल्ट स्प्रिंग प्रिंस की कंप्लीट हार होती है। अब उसके लिए बस यही बचा है कि वो जमीन पर पड़ा रहे, रोए और अपनी हार पर कड़वाहट महसूस करे। शॉन योवुन कहता है, यू रीप वॉट यू सो। प्रिंस के साथी हैरान होकर सोचते हैं, क्या ये वही लड़का है जिसे सबसे वीक कहा जाता था? शॉन योवुन पूछता है, क्या तुम लोग भी पिटना चाहते हो? डरते हुए वो कहते हैं, नहीं। यूम पूछता है कि उसने फाइट खत्म क्यों नहीं की? शॉन योवुन कहता है कि अगर अगला टेस्ट ग्रुप वाला ना होता तो वो उसी वक्त उसका स्कल क्रैक कर देता। प्रिंस चिल्लाता है, तो कर दो, डरपोक मत बनो। लेकिन उसे इग्नोर करते हुए चियोन योवुन वहां से चला जाता है। प्रिंस वहीं पीछे रह जाता है, अपनी हार का स्वाद चखते हुए। वापस लौटते वक्त प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसकी कमीबख्त कॉम्बैट एक्सपीरियंस एक प्रॉब्लम है। वो एक नदी के पास रुककर नैनो मशीन से पूछता है, क्या इसमें और भी फंक्शंस हैं? नैनो जवाब देता है, अब तक तुमने सिर्फ 3 फंक्शंस यूज किए हैं, जबकि टोटल 100 फंक्शंस हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो नैनो से कहता है, सारे फंक्शंस का नॉलेज मेरे ब्रेन में ट्रांसफर कर दो। जैसे ही उसका ब्रेन उस नॉलेज से भरता है, वो खुद को बेहतरीन फील करता है। वो अपने माइंड में सारे फंक्शंस ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि एक ऑगमेंटेड रियलिटी फंक्शन है जो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस फंक्शन से वो अपने विजुअल फील्ड में ओपोनेंट का एक होलोग्राम क्रिएट कर सकता है। नैनो उसकी विजन में ओपोनेंट की मूवमेंट सिम्युलेट करता है ताकि वो रियलिस्टिक कॉम्बैट प्रैक्टिस कर सके। ये सिम्युलेशंस इतने रियल होते हैं कि प्रिंस की एरोगेंस तक उस होलोग्राम में दिखती है। और ये बात अच्छी है। प्रोटैगनिस्ट का गुस्सा और बढ़ जाता है जब वो होलोग्राम की बातें सुनता है। दोनों में कॉम्बैट शुरू होता है। शायोन योवुन होलोग्राम को हिट नहीं कर पाता, लेकिन होलोग्राम उसे हिट करता है और नैनो मशीन उस हिट का इम्पैक्ट भी सिम्युलेट करता है, यहां तक कि दर्द भी महसूस कराता है। कई घंटों की ट्रेनिंग के बाद वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। बहुत दर्द के बावजूद वो और ज्यादा ट्रेन कर पाता है। अब कोई दर्द उसे अपनी ट्रेनिंग और डेस्टिनी बदलने से रोक नहीं सकता। जब वो आखिरकार डॉर्मिटोरी वापस आया, सब लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे। क्या उन्हें पता चल गया था कि
उसने करंट डॉर्म लीडर योबान को हरा दिया था, वही जिसने इन्फर्मरी से एम्बुश करने की कोशिश की थी और अब बॉल्ड हो गया था। सबसे पहले वही चॉनयोवन से बात करता है, कहता है कि उसका बेड उधर है। पूरे डॉर्मेट्री में वही अकेला था जिसने उससे बात की। वो सोचने लगता है कि आखिर उसने अपना रवैया क्यों बदला, उसे क्या चाहिए। तभी ओबंग घुटनों के बल बैठकर कहता है कि वो सब कुछ उस पर दांव पर लगाएगा। कैडेट 23 कहता है कि वो प्रिंस चॉनयोवन को फॉलो करना चाहता है और चाहता है कि वही उसका नया मास्टर बने। आसपास के लोग सोचते हैं क्या ये लॉयल्टी का वोट है पिछली घटना की वजह से। चॉनयोवन को उसकी ऑनेस्टी पर शक होता है, लेकिन ओबंग सबके सामने कहता है कि उसे अपने एक्शंस पर पछतावा है। हियांग उससे सिंसियर होकर खुद को सुधारने के लिए उसे सर्वेंट के रूप में एक्सेप्ट करने को कहता है। ओबांग सब कुछ सातवें प्रिंस पर दांव पर लगाता है क्योंकि बाकियों ने उसे छोड़ दिया था। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद चियोन योवुन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे ओबांग हैरान रह जाता है। वो बॉल्ड लड़का तो उसके पैर तक चूमने को तैयार था। ये सब प्रिंस मम के सामने हो रहा था, जो अब तक उसका मास्टर था। प्रिंस का सर्वेंट कहता है कि वो तो कीड़ा है जो ऐसा कर रहा है। ओबांग डर को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से बहुत डरा हुआ है। ये सब देखकर प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि उसका सर्वेंट कीड़ा क्यों है। असली कीड़ा तो तुम हो। वो लड़का गुस्से में आ जाता है और पूछता है क्या उसने कुछ कहा। इस इंसल्ट की वजह से वो बिना सोचे च्योन योवन पर हमला कर देता है। उसके हमले प्रिडिक्टेबल होते हैं। च्योन उन्हें डॉज करता है और उसकी गर्दन पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके होलोग्राम कैरेक्टर्स की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। उसका नया सर्वेंट सोचता है कि उसने सही चॉइस की। च्योन योवन पूछता है कि क्या प्रिंस फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है और कहता है कि कुछ नहीं बदला क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही सर्वेंट है। मम लड़ाई से बचता है और बाकी स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि शायद ये लड़का एकेडमी में कुछ बदलाव लेकर आएगा। एक हफ्ता बीत गया। ट्रेनिंग फील्ड पर इंस्ट्रक्टर चिल्लाकर कहता है कि अब उसने सब कुछ सिखा दिया है, अब स्टूडेंट्स को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। एकेडमी की सेकंड टेस्ट के लिए ग्रुप्स का सिलेक्शन होगा। हर की में 4 ग्रुप होंगे और बैटल्स ग्रुप वर्सेस ग्रुप होंगी। डायरेक्टर ने लीडर्स को बुलाया सिलेक्शन के लिए और देखा कि कुछ ग्रुप्स पहले ही बदल चुके हैं। ग्रुप 1 सबका फेवरेट है जीतने के लिए। जब ग्रुप 8 की बारी आई, उसने देखा कि च्योन योवन नया ग्रुप लीडर है। उसकी बहन, जो अभी अभी ये जानती है, सोचती है कि मम बेवकूफ़ है। उसने उसे कई बार सावधान किया था। आफ्टरनून ट्रेनिंग के बाद स्प्रिंग क्लैन प्रिंस अकेले माउंटेन्स में ट्रेन करने जाता है, लेकिन वहां उसकी बहन आ जाती है। वो इग्नोर करता है, लेकिन लड़की इंसिस्ट करती है बात करने पर। मिजिया पूछती है कि उसे क्या चाहिए। वो कहती है कि उसने उसे अपनी प्रेजेंस का ऑनर दिया है, तो वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। प्रिंस फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन लड़की सीधे पॉइंट पर आती है। वो अपना आर्म दिखाती है और बताती है कि वो इंजर्ड है क्योंकि पिछली रात ट्रेनिंग के दौरान उस पर हमला हुआ था। हमला करने वाले मास्क्ड थे, इसलिए पहचान नहीं पाई। युम कहता है कि ऐसा उसकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ। बहन इरिटेट होकर कहती है कि ऐसा नहीं हुआ था। वो बताती है कि एकेडमी ने ग्रुप लीडर्स को पहले से बता दिया था कि उनका मुकाबला किससे होगा, इसलिए बाकी टीम्स राइवल लीडर्स पर हमला कर रही हैं ताकि उनकी टीम कमजोर हो जाए। वो कहती है कि टेस्ट से पहले एक हेयर एक्सपेल्ड हो गया था, इसलिए मम को सावधान रहना चाहिए। मम सोचता है कि सबसे कमजोर प्रिंस उसे सावधान कर रहा है। ये अजीब है। पीछे से पेड़ों में कोई छिपा हुआ था, कोई जो खून का प्यासा था। घंटों बीत गए और जब च्योन योवन ने अपनी सिम्युलेटेड बैटल्स खत्म की और वापस डॉर्मेट्री जाने लगा, उसने पास में लड़ाई की आवाज सुनी। वो डायरेक्शन कंफर्म करता है और चेक करने जाता है। वहां उसे एक लड़का जमीन पर पड़ा मिलता है और प्रिंस मम किसी निंजा से लड़ रहा होता है। ब्लेड पहले ही खून से सनी थी। स्प्रिंग क्लैन प्रिंस की हालत क्रिटिकल थी। उसकी टांग ट्विस्टेड थी और आखिरी हमला फेटल हो सकता था। लेकिन तभी च्योन योवन वहां आता है और निंजा को डिफेंड करने पर मजबूर करता है। वो उसके पेट पर वार करता है, जिससे निंजा भाग जाता है। च्योन योवन पूछता है कि प्रिंस मरा तो नहीं। प्रिंस कहता है उसे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद वो लोग डॉर्मेट्री वापस आते हैं। वुंडेड को वही कैरी करता है। उसका नया सर्वेंट पूछता है, मास्टर ठीक है? वो कहता है, हाँ बस थक गया। कैडेट कहता है, प्रिंस बहुत खून बहा रहा है, जो खतरनाक है। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर डॉर्मेट्री आता है और बताता है कि
प्रिंस अब कुछ समय तक ठीक से चल नहीं पाएगा। ये सबसे बुरी बात है। अब उनकी ग्रुप अपने लीडर के बिना कैसे लड़ेगी? इंस्ट्रक्टर फेंट कर जाता है और मम कहता है कि उसे इन्फर्मरी ले जाएगा। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि एक और लड़का इंजर्ड है, लेकिन इंस्ट्रक्टर इग्नोर कर देता है। फिर भी चियोन योवुन खुद उसे उठाकर ले जाता है और कहता है कि कैडेट 4 भी परेशानी में है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि चियोन योवुन ने बहुत अच्छा किया। उसने एक को जानबूझकर पीछे छोड़ा ताकि कोई उस पर अकेले हमला करे। वो कहता है कि अब वो दोनों को ले जा सकता है, लेकिन आज रात बाहर न जाए, कल टेस्ट है। उसे जो है उसी से लड़ना सीखना होगा। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसकी टीम अंडरस्टाफ है, लेकिन यही टेस्ट का हिस्सा है। शायद बाकी ग्रुप्स के साथ भी ऐसा हुआ होगा। वो जमीन पर चलती चींटियों को देखता है, कैसे वो ग्रुप्स में हमला करती हैं और दूसरों के लीडर्स को निशाना बनाती हैं। अब उसे सब समझ आ जाता है। डिमोनिक सेलेस्टियल कल्ट में रूल्स से बंधना अलाउड नहीं है। जब वो डॉर्मिटोरी लौटता है, स्टूडेंट्स पैनिक में होते हैं। उनका लीडर गया मतलब सब खत्म। वो सोचते हैं कि अब सब एक्सपेल हो जाएंगे। चॉन योवुन कहता है उन्हें नया लीडर चुनने के बारे में सोचना चाहिए। लीडर चुनने की बात चल ही रही थी कि यो बांग ने सुझाव दिया कि उसका मास्टर ही ग्रुप का नया लीडर बने। वो सबको समझाता है कि अगर वो प्रिंस मम को हरा सकता है तो वही बेस्ट चॉइस है। धीरे धीरे सबने सहमति में हाथ उठाए। जो शियो योवुन आज तक सबकी नजरों में तुच्छ था, अब ग्रुप 8 का लीडर बन गया। उस रात कुछ अहम फैसले लिए गए, लेकिन ठीक आधी रात को प्रोटैगनिस्ट जागा और नैनो मशीन से नाइट विजन ऑन करके टीम 7 के डॉर्मेट्री पहुंचा। सबके सो जाने की पुष्टि के बाद उसने चुपके से सब कैडेट्स के एनर्जी पॉइंट्स पर वार किया। आखिरी वाले को जरूरत से ज्यादा ताकत से मारा। सब बेहोश होने के बाद उसने मसल एक्यूपंक्चर से उनकी सारी मेरिडियंस सील कर दी ताकि वो न्यू एनर्जी का इस्तेमाल न कर सकें। जाते वक्त उसने फुसफुसाकर कहा, बुरा मत मानना, ये पर्सनल नहीं था। लेकिन जाने से पहले उसे एहसास हुआ कि एक आदमी गायब है। शायद वही है जिसने स्प्रिंग क्लान प्रिंस पर हमला किया था। अगले दिन टीम 8 का नया लीडर शियो योवुन टेस्ट के ड्रॉ में हिस्सा लेने गया। गार्डियन ने ये बदलाव देखकर खुशी जताई। इसका मतलब था कि कैडेट्स ने इस टेस्ट का असली मतलब समझा। सब तैयार हो गए तो गार्डियन ने कहा कि वो वर्दी विक्ट्रीज देखना चाहता है और वो सबकी वापसी का इंतजार करेगा। अपनी पोजीशन पर लौटते हुए प्रोटैगनिस्ट ने उस आदमी को देखा जिसकी आंखें उसे जानी पहचानी लगीं। उसने नैनो से बॉडी स्ट्रक्चर एनालाइज करने को कहा और कुछ सेकंड्स में कंफर्म हो गया। वही इंसान था जो उस रात दिखा था। अब ऑफिशियली सेकंड टेस्ट के ड्यूल्स शुरू हुए। पहले राउंड में टीम 1 का मुकाबला टीम 3 से हुआ। डार्क क्लान प्रिंस की अगुवाई में टीम 1 ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। डायगोनल फॉर्मेशन से उन्होंने बैटल में जीत दर्ज की। टीम 3 के लीडर ने सरेंडर कर दिया। गार्डियन ने माना कि वो कमजोर नहीं था, लेकिन उस प्रिंस के सामने उसकी एक न चली। दूसरे राउंड में टीम 4 बनाम टीम 2 की भिड़ंत हुई, जिसमें टीम 4 विजयी रही। अब तीसरी भिड़ंत प्रोटैगनिस्ट की टीम की थी। उसकी टीम के सैनिक डरे हुए थे। उन्हें अपने ट्रेनिंग पर भरोसा नहीं था। प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें कहा, नर्वस होना नॉर्मल है, मैं भी हूं, लेकिन अगर आज हार गए तो हम सब एकेडमी से निकाले जाएंगे। हमारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। डर नहीं, गुस्सा लाओ, हिम्मत और ठान लो कि आगे बढ़ना है। उसकी बातों से टीम पूरी तरह फोकस हो गई। उसके लीडरशिप को देखकर गार्डियन भी हैरान था। ये किसी हारने वाले की आंखें नहीं थीं। अब उनका मुकाबला टीम 5 से था, जिसे साउंड क्लान की प्रिंसेस लीड कर रही थी। वो नाराज थी क्योंकि उसे स्प्रिंग क्लान प्रिंस से लड़ाई चाहिए थी, लेकिन अब उसे इस लड़के से लड़ना पड़ेगा। प्रिंसेस ने तुरंत अटैक का ऑर्डर दिया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने अपनी टीम को इंतजार करने को कहा। उसने एरोहेड फॉर्मेशन बनाई और लेयर्स में ऑर्गेनाइज किया। गार्डियन देखता है कि ये डिफेंसिव फॉर्म तभी असरदार होगा जब फ्रंट लीडर स्ट्रांग हो। जब दोनों प्रिंस आमने सामने हुए और पहला वार हुआ तो प्रिंसेस हैरान रह गई। ये कमजोर लड़का उसके अटैक को डिफेंड कर गया। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसमें उतनी एनर्जी नहीं है जितनी उस लड़की में, लेकिन वो मुस्कुराया। एक एक करके वो उसके सभी वार झेल रहा था। वो जानता था कि इस तरह वो जीत सकता है। फिर उसने पोजीशन चेंज करने का आदेश दिया। प्रिंसेस को लगा ये बेवकूफ़ी है। उसने सोचा प्रोटैगनिस्ट एक खराब लीडर है। उसने लाइन फॉर्मेशन बनाई जिससे
वो स्पीयर फॉर्मेशन से ब्रेक करने वाली थी, लेकिन जब दोनों आमने सामने हुए उसने अचानक पिंसर फॉर्मेशन चेंज कर दी। प्रिंसेस ने तुरंत डिफेंस का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट करती, प्रोटैगनिस्ट ने फिर से ऑर्डर चेंज कर दिया। अब एरो फॉर्मेशन। प्रिंसेस उसकी कोई भी मूव प्रेडिक्ट नहीं कर सकी। अंत में उसकी पूरी टीम चारों तरफ से घिर गई। उसने जितनी भी पोजीशन चेंज की कॉल्स दी वो सब ट्रिक्स थीं। आवाजें सुनकर प्रिंसेस को लगता था कि वो जानती है अगला मूव क्या होगा, लेकिन हर बार वो बेवकूफ बनती रही। जब अटैक का आदेश आया तो उसके सैनिक डर गए, अपने हथियार फेंक दिए और हार मान ली। प्रिंसेस चिल्लाई कि वो मूर्ख हैं, लेकिन उसके मन में हार का डर बैठ गया। पुरानी यादें लौटने लगीं। सब उसे ताने देंगे कि वो सबसे कमजोर से हार गई। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और अकेले ही अटैक कर दी। प्रोटैगनिस्ट ने अब शील्ड छोड़कर तलवार उठा ली। दोनों को चोटें आईं, लेकिन अंत में शियो योवुन की तितली स्ट्राइक ने उसकी बहन को हरा दिया। सब लोग दंग रह गए, यहां तक कि गार्डियन भी। प्रिंसेस ने देखा कि उसका हाथ अब शरीर से जुड़ा नहीं था। उसे हार माननी पड़ी। दर्द और डर ने उसे घेर लिया। स्कूल में चीखें गूंज उठीं। इंस्ट्रक्टर्स हारने वालों की मदद के लिए आए और जीतने वाला बस ब्लेड को देखता रहा। यही थी उसकी पहली रिवेंज, जो उम्मीद के मुताबिक खून से लाल थी। लेकिन वो सोच रहा था कि मूव तो उसने परफेक्ट किया, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई। शायद इस टेक्निक की भी लिमिट है। गार्डियन ने महसूस किया कि ये तितली ब्लेड टेक्निक थी। उसे हैरानी हुई कि वो पियक्कड़ इंसान इस लड़के को ये सिखा कैसे पाया। उसे लगने लगा कि 21 दिनों में ये लड़का हर तरीके से ग्रो कर गया है। वो मानो स्वर्ग से भेजा गया जीनियस हो। अब वो सोचता है उस समय उसे ही इस लड़के का गुरु बनना चाहिए था, लेकिन अब ये सम्मान उसके शराबी प्रतिद्वंदी को जाएगा। अब से ये लड़का स्वर्ग को भी जीत सकता है। टीम सेट की हालत ठीक नहीं थी। उनके लीडर को पहले प्रोटैगनिस्ट से जो लड़ाई हुई थी उसमें चोट लगी थी और अब उसे पता चल गया था कि किसने उसकी टीम को धोखा दिया था। वो अब उसे घूर रहा था जैसे लड़ाई में धोखा खा गया हो। टीम 7 की सारी मर्जिडियन फ्लो ब्लॉक हो चुकी थी, इसलिए उनकी हार तय थी। लेकिन ग्रुप लीडर ने एरोहेड फॉर्मेशन लगाई, जिससे सामने वाली टीम का लीडर चौंक गया। हमला इतना जबरदस्त था कि उसने अंधकार को चीरते हुए उसके सीने को भेद दिया। यह सीन डरावना था, पर इसने टीम 7 को मोटिवेट किया। एनर्जी फ्लो ब्लॉक होने के बावजूद उन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से अटैक किया और आखिर में बिना किसी एनर्जी के ही उन्होंने सामने वाली टीम को हरा दिया। यह जीत केवल ताकत और नफरत पर आधारित थी। इसके बाद टीम 7 का लीडर प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि अगला नंबर तुम्हारा है। ये बात सुनकर चियोनन योवुन सोचता है, ये बंदा कितना एनोइंग है। इसके बाद टीम 7 और टीम 6 के बीच लड़ाई होती है और टीम 7 जीत जाती है। डायरेक्टर के रूम में अब सभी रिजल्ट्स का एनालिसिस हो रहा है। फेल होने वालों की लिस्ट आती है। वे डिस्कस करते हैं कि क्योंकि ये बैटल्स ग्रुप में हुई तो कुछ मेन फैमिलीज अगर हार गईं तो वे गुस्से में आ सकती हैं, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वीक फैमिली के कारण नुकसान हुआ। ग्रेट गार्डियन कहता है कि ये अफसोस की बात है, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब जितने भी विनर्स हैं उन्हें लाइब्रेरी ले जाया जाएगा और मेडिसिनल स्फीयर मिलेगा। हर कोई उस ग्रेट नॉलेज लाइब्रेरी को देखने को लेकर बहुत उत्साहित था। प्रोटैगनिस्ट को तो कभी यकीन नहीं हुआ था कि वो इस जगह कदम रख पाएगा। यह लाइब्रेरी कल्ट की सारी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स की बुक्स से भरी हुई थी। बाकी कैडेट्स ने पहले ही फर्स्ट फ्लोर एक्सेस कर लिया था जब वो इन्फर्मरी में था। आज सबको सेकंड फ्लोर की एक्सेस मिलेगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को फर्स्ट और सेकंड दोनों फ्लोर एक साथ एक्सेस करने थे। उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि लाइब्रेरी में टाइम वेस्ट मत करना और बस बटरफ्लाई टेक्निक पर फोकस करना। वो टेक्निक लाइब्रेरी के 4th और 5th फ्लोर पर होती है, लेकिन उसे मास्टर ने पहले ही सिखा दी क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की बेनिफिट्स वह नहीं ले पाएगा। लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं, मास्टर ने उसे दिलासा दिया। पर प्रोटैगनिस्ट अंदर से कॉन्फिडेंट था, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसके पास एक अकल्पनीय सीक्रेट है। ये पहली बार था जब उसने इतने सारे बुक्स एक साथ देखे। उसे बस 2 घंटे लाइब्रेरी में बिताने की परमिशन थी, इसलिए उसे इस समय का पूरा उपयोग करना था। बुक्स के पन्ने पलटते हुए उसने नैनो से कहा कि हर पेज को स्कैन करे।
1 घंटे में उसने 55 बुक्स स्कैन कर डाली और आगे बढ़ते हुए वह एक जगह पहुंचा जहां एक गार्ड एक मोनोलिथ के पास सो रहा था। क्या ये कोई कब्र थी? गार्ड ने बताया कि ये एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल डीमन फाउंडर की कब्र है। ये सुनकर प्रोटैगोनिस्ट का ध्यान खींचा गया। गार्ड ने बताया कि ये सेफायर स्टोन से बना है, जो लगभग ना टूटने वाला होता है। लेकिन जब प्रोटैगोनिस्ट ध्यान से देखता है तो पाता है कि ये उंगलियों से तराशा गया था। गार्ड बताता है कि लोग किताबों में इतने बिजी रहते हैं कि उन्होंने कभी इस ग्रेव की तरफ देखा ही नहीं। उसने 20 सालों से इस जगह को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि सेलेस्टियल फैमिली के वंशजों ने भी नहीं। मोनोलिथ के पीछे प्रोटैगोनिस्ट को ब्लेड मार्क्स दिखाई देते हैं। वो नैनो से कहता है कि इन कट्स को एनालाइज करें। एनालिसिस के बाद नैनो बताती है कि ये कट्स 2 अलग-अलग हथियारों से बनाए गए हैं, 2 अलग लोगों द्वारा। प्रोटैगोनिस्ट नैनो की ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर से चेक करता है कि इन दोनों कट्स में फर्क है, जैसे किसी ने बाद में पहला कट छुपाने की कोशिश की हो। अब वो सोचता है, क्या नैनो पहले वाले और बाद वाले कट्स को अलग कर सकती है? एनालिसिस के बाद हाँ, ये पॉसिबल है। और जब कट्स को डिकोड किया गया तो पता चला कि ये सिर्फ एक मूवमेंट से बना है, एक ही टेक्निक से, बटरफ्लाई टेक्निक। यह वही टेक्निक थी जो उसे उसके मास्टर ने सिखाई थी, लेकिन ये मूवमेंट्स उससे भी ऊपर थे। वो तुरंत कहता है कि नैनो इन मूवमेंट्स को उसके दिमाग में ट्रांसफर कर दे। अब वो सोचता है ये व्यक्ति कौन था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे स्टोन से एक अमूल्य तोहफा मिल गया था। फिर उसे याद आता है कि वहां दूसरा टेक्निक भी है। उसने नैनो से कहा कि उसे भी सिम्युलेट करे। जब दूसरा मूवमेंट दिखाया गया तो वो पहले से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। प्रोटैगोनिस्ट हैरान रह गया और नैनो से कहा कि दोनों यूजर्स के बीच की फाइट सिम्युलेट करे। सिम्युलेशन शुरू होता है और एक अविश्वसनीय बैटल उसकी आंखों के सामने होती है। आखिर में जो पहला मूवमेंट उसे परफेक्ट लगा था, वो एक ऐसे तरीके से बेअसर कर दिया गया जो बिल्कुल ही बेमिसाल था। अगर उसे लगा कि पहला इंसान एक जीनियस था और दुनिया की चोटी पर था, तो दूसरा इंसान उससे भी आगे निकल गया। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट इंस्ट्रक्टर के पास गया और पूछा कि क्या लाइब्रेरी की दूसरी फ्लोर पर भी ऐसे और टॉम्ब्स हैं। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि उसने पूरी जिंदगी यहीं काम किया है और बाकी फ्लोर्स नहीं देखे, लेकिन उसने सुना है कि हर फ्लोर पर ऐसे टॉम्ब्स मौजूद हैं। एकेडमी की लाइब्रेरी के दूसरे फ्लोर पर स्टूडेंट्स किताबों में डूबे हुए थे और जितना सीख सकते थे उतना सीखने की कोशिश कर रहे थे। सब ध्यान से नई मूवमेंट्स और सांस लेने की तकनीकों की पढ़ाई कर रहे थे। उसी भीड़ में प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि उसकी तलवार वाले कबीले का भाई भी वहां पढ़ाई कर रहा था। सारे उत्तराधिकारियों में वही एक था जिसे इसमें दिलचस्पी थी। बाकी को तो लाइब्रेरी की चीजें बेकार लगती थीं। वो बात छोड़कर वो उस चीज की तरफ गया जिसमें उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, वो मोनोलिथ जो दूसरे फ्लोर पर भी मौजूद था। और जैसे उसने सोचा था, वहां भी स्टोन के पीछे कट्स खुदे हुए थे। नैनो ने फिर से उसी तरह का एनालिसिस किया जैसा उसने पहले फ्लोर पर किया था। इन स्टोन्स में जो तकनीकें रिकॉर्ड थीं वो अविश्वसनीय थीं। पहली निशानी 24 मूवमेंट्स की एक सिंगल तकनीक से बनी थी। दूसरी निशानी 56 तलवार मूवमेंट्स से बनी थी जो पहली को बेअसर करने के लगे थीं। नैनो ने इन सभी मूवमेंट्स को उसके आर्मामेंट में सेव कर दिया। प्रोटैगनिस्ट चाहता था कि वो इन्हें वहीं पर ट्राई करे, लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने अपनी उत्तेजना पर काबू रखा। लाइब्रेरी में बाकी लोग एक आदमी से परेशान हो गए थे जो तेजी से किताबें पलट रहा था और आवाज कर रहा था। सबको लग रहा था कि वो किताबों की कद्र नहीं कर रहा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास नैनो मशीन थी जो सेकंड्स में किताबों का एनालिसिस कर सकती थी। उसकी यह हरकत सबका ध्यान खींच रही थी, यहां तक कि उसके भाई चू का भी। उसके भाई को भी लग रहा था कि प्रोटैगनिस्ट को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो ये देखकर उत्सुक था कि वो किताबों को लगातार पलट रहा है। इस समय में प्रोटैगनिस्ट ने कुल 156 किताबों को स्कैन किया। इसके बाद उसने कहा कि वो उन सभी किताबों का एनालिसिस करे और डेटा सेव कर ले। उसे अब यह समझ आया कि चाहे कोई तकनीक कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जैसे कि बटरफ्लाई तकनीक जो कल्ट की टॉप 10 मार्शल आर्ट्स में है, उसमें निपुणता पाने के लिए उसे हजारों बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसलिए वो रियल कॉम्बैट का अनुभव पाना चाहता था।
जब उसकी लाइब्रेरी की समय सीमा खत्म हुई तो उसने इंस्ट्रक्टर को बताया कि वो जा रहा है। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि कोई उसके बारे में पूछ रहा था कि वो लाइब्रेरी से कब बाहर निकलेगा। शायद वो बाहर उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शायद वही इंसान अब उसके सामने आ गया था। वो जानना चाहता था कि उसके डॉर्मेट्री में कौन घुसा और उसके साथियों को क्यों सबोटाज किया। उसके मन में जानलेवा नफरत थी। वो कंफर्म करना चाहता था कि क्या वही था और जवाब चाहता था। लेकिन च्योनन योवुन ने कहा कि वो अभी बहुत बिजी है और उल्टे उससे ही पूछ लिया कि उसने अपने सबोर्डिनेट्स को अकेला क्यों छोड़ा, जब ये साफ था कि कोई ताकतवर इंसान हमला करेगा। लड़का इस उकसावे को नजरअंदाज करता है और कहता है कि वो भी अब उसी के साथ वही करेगा जो उसने उसके साथियों के साथ किया था। प्रोटैगनिस्ट को समझ आ गया कि वो सामने वाले की तरह उकसावे में नहीं आता। जब लड़ाई शुरू होने वाली थी तभी किसी ने बीच में दखल दिया। वो था उसका तलवार कबीले का भाई च्योनन यूचान। वो हंसते हुए उनके पास आता है और कहता है कि वे दोनों इतने फोकस में थे कि उसे नोटिस भी नहीं किया। वो इस लड़ाई को रोकने आया है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई से जरूरी बात करनी है। वो विनम्रता से बोल रहा था, लेकिन सामने वाला लड़का हार मानने को तैयार नहीं था। यूचान ने जब सख्ती दिखाई तो टीम 8 का लीडर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही हाथ से यूचान उसे पूरी तरह से बेअसर कर देता है। उसकी जान तो यूचान ने बख्श दी, वरना वो उसे वहीं खत्म कर सकता था। इस बेइज्जती के बाद यूचान पूछता है, अब समझ आया कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये स्किल्स उन लोगों से भी कहीं ज्यादा हैं जो पहले उसने देखे थे। टीम 8 का कैडेट मान लेता है कि ये प्रिंस एक अलग ही लेवल पर है, उसके सामने उसकी कोई औकात नहीं। यूचान उसे जाने देता है और लड़का चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जब वे दोनों भाई अकेले होते हैं तो यूचान असली बात पर आता है। वो लड़ने नहीं बल्कि बात करने आया है। ये दोनों भाइयों की पहली आमने सामने मुलाकात है। वो प्रोटैगनिस्ट को भाई कहकर संबोधित करता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट को गुस्सा आ जाता है। उसे ये एक तरह की मजाक उड़ाने वाली बात लगती है। यूचान मानता है कि उसका नाराज होना लाजमी है क्योंकि उसे सारे क्लैंस ने नकार दिया था। प्रोटैगनिस्ट अब गुस्से में पूछता है कि क्या वो इसलिए अच्छा व्यवहार कर रहा है कि उसने उसे भाई कहा। यूचान अब सीधे मुद्दे पर आता है। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि दोनों तलवार की राह पर हैं और उसने देखा कि प्रोटैगनिस्ट ने कैसे साउंड क्लैंस की बहन के खिलाफ अपनी स्किल इस्तेमाल की। यूचान अब उसका प्रशंसक बन गया है। प्रोटैगनिस्ट इन मिठी बातों से चिढ़ जाता है और कहता है कि बात सीधी बोले। यूचान कहता है कि वो चाहता है कि प्रोटैगनिस्ट ब्लेड क्लैन के लिए काम करे। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है। शायद गुस्से में वो पूछता है, तू सीरियस है? यूचान जवाब देता है कि हाँ, बाकियों के बारे में नहीं पता, लेकिन तू मेरा दुश्मन नहीं होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या वो चाहता है कि वो उत्तराधिकारी बनने का सपना छोड़ दे। यूचान मुस्कुराता है और कहता है कि ये उसी बात की तरफ इशारा करता है, लेकिन वैसे भी तेरी कोई चांस नहीं है। कल्ट का भविष्य का उत्तराधिकारी बनने से अच्छा है कि तू उसके लिए काम करे। साथ ही वो खुद उसकी तलवार तकनीकों का फैन बन गया है और उसे ढेर सारे फायदे देगा। यूचान को उम्मीद नहीं थी कि उसका छोटा भाई इस प्रस्ताव को मना कर देगा, क्योंकि ये तो साफ था कि उसके पास कोई मौका नहीं है। लेकिन उसका भाई कहता है कि वो कभी अपनी राह नहीं छोड़ेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे हराएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों भाइयों के बीच टकराव अब सिर्फ युद्ध से सुलझेगा। यूचान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका छोटा भाई ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास यूचान को हराने का चांस है। अब जब उसने फर्क दिखा दिया तो उसने कहा कि वो अब जाएगा और बोला कि उसे युद्ध के मैदान में उनकी मुलाकात का इंतजार रहेगा। प्रोटैगनिस्ट को लगा था कि वो अपने भाइयों के बराबर है क्योंकि उसने स्प्रिंग क्लैन को हरा दिया था, लेकिन अब उसे समझ आया कि वो कितना भोला था। बाकी भाइयों से अंतर अभी भी आसमान और जमीन जैसा है। जब वो अपने डॉर्मेटरी की तरफ जा रहा था, ब्लेड क्लैन वाला भाई सोच में पड़ा था। उसने सोचा था कि वो अपने छठे भाई का हाथ काटकर उसे बेकार बना देगा, लेकिन उसके इरादों के उलट प्रोटैगनिस्ट ने उसकी मंशा पहले ही भांप ली। इससे उसे यकीन हो गया कि अगर वो उसका भाई है तो ये आम बात नहीं है। उसी रात प्रोटैगनिस्ट अकेले ट्रेनिंग रूम की ओर गया, जहां सामान्य छात्र अकेले में ट्रेन कर सकते हैं।
ये काफी बड़ा था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम उसे यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा और वो नैनो मशीन से लाइब्रेरी में देखी गई टेक्निक्स की सारी सिमुलेशंस देख पाएगा। सेकंड फ्लोर की टेक्निक की ये सिमुलेशन और भी ज्यादा शानदार थी। पहले मूवमेंट को नलिफाई करने वाले ये मूवमेंट्स तो बिल्कुल ही राक्षसी लग रहे थे। इतना पागलपन कि वो कांप गया। उसे लगा कि कोई पागल इंसान ही पूरी जिंदगी ये मूवमेंट सीखने में बिता सकता है। उसने दर्जनों सिमुलेशंस की और डमीज के बीच दर्जनों लड़ाइयां करवाईं। उसने बटरफ्लाई सोर्ड टेक्निक को MTH की टेक्निक्स के खिलाफ सिमुलेट किया। ये मेंटल सिमुलेशन उसकी इंटरनल एनर्जी को जबरदस्त रूप से बढ़ा रहा था। इस रिजल्ट को महसूस करके वो मेंटल ट्रेनिंग में डूब गया। उसका कीनीगोंग अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसकी इंटरनल एनर्जी सीधे 10 साल की कल्टीवेशन के बराबर बढ़ गई। अब इस नई एनर्जी के साथ उसे लग रहा है कि वो नई टेक्निक को परफॉर्म करने के काबिल है। जब वो सेकंड टेस्ट का मेडिसिनल बॉल लेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी और 20 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग के लिए कम समय है। वो अब फैसला करता है कि नानो को ये मूवमेंट्स उसके दिमाग में ट्रांसफर करने दे, ताकि ज्ञान तो हो लेकिन बिना ट्रेन किए भी एनर्जी बढ़ाई जा सके। ये प्रोसेस पूरा होने में 10 घंटे लगेंगे। अब वो वापस अपने डॉर्मेट्री जाता है। सब कुछ सामान्य है। सबसे पहले वो अपने सबसे वफादार नौकर गंजे को ग्रीट करता है। वो देखता है कि उसके हाथ में कुछ पेपर्स हैं। वो लाइब्रेरी में सीखा हुआ कुछ पढ़ रहा है। आमतौर पर छात्र जो याद करते हैं उसे 2 घंटे की लाइब्रेरी एक्सेस में नोट करने की कोशिश करते हैं। उसे देखकर प्रोटैगोनिस्ट को गर्व होता है। अगले दिन वो फिर से अकेले ट्रेनिंग रूम में जाता है और हाइबरनेशन मोड में चला जाता है। जब उसका शरीर नई टेक्निक्स को अपनाने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि रूम का फर्श बीती रात के खाने से गंदा हो जाता है। ये काफी घिनौना और थकाऊ था, लेकिन अब वो फायदे के बारे में सोचता है। उसकी हथेली की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा है। उसका पूरा शरीर ज्यादा मजबूत हो गया है। उसके पेट की मसल्स को देखो, कितनी उभरी हुई है। अब अगला स्टेप है अपनी ताकत को टेस्ट करना। वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और दीवार को पंच करता है। सांसों को काबू में रखते हुए वो वार करता है। पास वाले कमरे में कोई और छात्र भी शांति से मेडिटेट कर रहा था। शायद कल की बेइज्जती के गुस्से में उसकी एनर्जी गर्म थी। वो सोच रहा था कि उस प्रिंस से खुद की तुलना करने से पहले उसे छठे प्रिंस को पूरी तरह हराना होगा। जब वो ध्यानमग्न था उसे पता भी नहीं चला कि बगल की दीवार गधा बन चुकी है और अगले ही पल दीवार फट जाती है और वहां शांति से ट्रेन कर रहे लड़के पर गिरती है। इंस्ट्रक्टर ऊपर देखते हैं और देखते हैं एक धुएं की मोटी चादर फैली हुई है। दूसरा कैडेट जो पत्थरों से घायल हुआ सोचता है कि शायद कोई उसका कातिल है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उस होल में से जो सिलहुट आता है वो कोई और नहीं बल्कि चन योवन है। वो प्रोटैगोनिस्ट की मां की तारीफों के पुल बांधता है और फिर जो चोट लगी थी उसकी वजह से बेहोश हो जाता है। ट्रेनिंग हॉल के कॉरिडोर में इंस्ट्रक्टर MC को जोर से डांटते हैं, जबकि वो कैडेट 108 को उठाए हुए होता है। इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं कि वो भाग्यशाली है कि कैडेट मरा नहीं, वरना उसे निष्कासित कर दिया जाता। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो ऐसे रिपोर्ट में डालेंगे। प्रोटैगोनिस्ट माफी मांगता है और उसे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ट्रेनिंग रूम्स से बैन कर दिया जाता है। अब उसे बेसमेंट के कमरे इस्तेमाल करने होंगे। जैसे ही वो बाहर निकलता है, इंस्ट्रक्टर कमेंट करते हैं कि अगर उसने स्टोन वॉल को तोड़ दिया है तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी ने लिमिट पार कर ली है। MC खुद भी नानो से पूछता है कि वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। उसने सोचा नहीं था कि वो दीवार तोड़ सकता है। नानो बताता है कि उसकी मसल्स अब अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुकी हैं। अब तो वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से भी सफायर पर निशान छोड़ सकता है। प्रोटैगोनिस्ट चिंतित होकर पूछता है कि क्या उसकी ताकत अब अपने लिमिट पर है, और नानो कहता है हाँ, फिलहाल के लिए। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा लिमिट भी प्रोपोर्शनल रूप से बढ़ती जाएगी। थोड़ी देर बाद बेसमेंट ट्रेनिंग हॉल में वो थोड़ा नर्वस था, क्योंकि भले ही उसके पास दशकों का ज्ञान हो, लेकिन ये पहली बार है जब वो एब्सोल्यूट टेक्निक की ट्रेनिंग करेगा। वो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक का पहला मूव करता है, लेकिन तुरंत महसूस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो इसे फिर से करता है, लेकिन फिर भी सब गड़बड़ लगता है। फिर वो एक और स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन 45, और वो एकदम सही लगती है। फिर उसे याद आता है कि एब्सोल्यूट टेक्निक क्यों फेल हो रही है।
वीडियो में मूवमेंट्स हार्मोनियस थे, लेकिन जब उसने किया तो वो बेकार लग रहा था। फिर वो नानो से कहता है कि एक वर्चुअल रियलिटी कंपैरिजन बनाए उसके मूवमेंट्स और वीडियो वाले मूवमेंट्स के बीच। वो दोनों मूवमेंट्स देखता है और एनालाइज करता है कि कहाँ गलती हो रही है, लेकिन एनालिसिस के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि गलती कहाँ है। वो गुस्से में जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सही फ्लो के बारे में सोचता है और उसे अंदाजा होता है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। सही एनर्जी फ्लो जरूरी था, और अब उसे लग रहा है कि वो बेवकूफ था जिसने फ्लो को नजरअंदाज करके सिर्फ तलवार के मूवमेंट्स ट्राई किए। थोड़ी देर सब कुछ सोचने के बाद वो नानो से कहता है कि पहली मंजिल की लाइब्रेरी की स्टोन का फ्रंट दिखाए। नैनो ऑगमेंटेड रियलिटी में स्टोन को उसके सामने मटेरियलाइज कर देती है। वो सोचता है कि उस सारे लेख में कोई क्लू है क्या। नानो के मुताबिक ये एक पोएम है जो लू बैंग ने हन डायनेस्टी की एक कुल्हाड़ी पर लिखी थी। चुन यो वुन हैरान हो जाता है कि ये पोएम तो एंसेस्ट्रल डीमन ने नहीं लिखी थी। वो नानो से पूछता है क्या किसी शब्द को बदला गया है। नानो कहती है कि कोई भी शब्द बदला नहीं गया। तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है और कहता है कि स्टोन की सरफेस को क्लूज के लिए एनालाइज करो। एनालिसिस के बाद नैनो बताती है कि हर कैरेक्टर के नीचे छोटे छोटे होल्स हैं। वो जूम करके कंफर्म करता है कि हर कैरेक्टर में अलग अलग संख्या में होल्स हैं। वो समझने की कोशिश करता है कि ये पॉइंट्स क्या दर्शाते हैं। यहाँ 4 पॉइंट्स हैं, शायद ये 4 प्रेशर पॉइंट्स को दिखाते हैं। उसे याद आता है कि नैनो की मदद से जो पहली किताब उसने पढ़ी थी वो प्रेशर पॉइंट्स के बारे में थी, और उस किताब में हर पॉइंट का एक नंबर और एक नोट था। लेकिन उसे अजीब लगता है क्योंकि चौथा पॉइंट छाती में है, जबकि शुरुआत डैनोन से होनी चाहिए थी जो पेट में है। लेकिन अगर 7 पॉइंट्स हैं तो कैरेक्टर बिग में 3 पॉइंट्स होते हैं, और अगर उसमें 4 जोड़ो तो 7 हो जाते हैं। फिर वो ऐसा ही हर कैरेक्टर के साथ करता है जब तक पॉइंट 3 में कैरेक्टर तक नहीं पहुंचता, और तब उसे हिडन फ्लो मिल जाता है। इंस्ट्रक्टर्स को बस उसकी हंसी की गूंज सुनाई देती है जब वो चिल्लाता है कि वो एक जीनियस है। अगली सुबह एकेडमी कोर्टयार्ड में प्रोटैगोनिस्ट सोच रहा होता है कि बेसमेंट में जाकर एब्सोल्यूट टेक्निक को ट्राई करे, अब जबकि उसे सही फ्लो पता चल चुका है। तभी किसी के बुलाने पर वो पलटता है। सामने वाला कैडेट खुद को यूमा बताता है, कैडेट नंबर 200, और पूछता है कि क्या वो ड्यूल का चैलेंज स्वीकार करता है। एमसी कहता है कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, और क्योंकि ये कोई टेस्ट नहीं है तो वो अनजान लोगों से लड़ाई करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। तब कैडेट माफी मांगता है कि वो सेल्फिश था और कहता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट उसे हरा दे तो वो उसे तीसरे टेस्ट की जानकारी देगा जो फॉरेस्ट एरिया में होगा। दोनों ड्यूल की तैयारी करने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कैडेट कहता है कि ये क्वालिफिकेशंस चेक करने के लिए है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से नहीं समझ पाता कि उसका मतलब क्या है। फिर वो कहता है कि भले ही उसकी टेक्निक ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन ये ब्लेड क्लैन की लूनर एनर्जी का गर्व है। आत्मविश्वास से भरा प्रोटैगनिस्ट उसे लड़ाई के लिए इनवाइट करता है। फिर यूमा उस पर हमला करता है, लेकिन एमसी आसानी से डॉज कर देता है। यूमा फिर से कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है। जितनी बार वो हमला करता है चोन्योवुन के लिए वो बहुत स्लो लगता है। फिर एमसी की बारी आती है। वो यूमा के पेट में नीचे से वार करता है और उसे हवा में उड़ा देता है। इस हमले के इम्पैक्ट से यूमा उल्टी कर देता है और बेहोश होकर जमीन पर गिरता है। उस पल एमसी को एहसास होता है कि उसने ज्यादा ताकत लगा दी और शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया। जमीन पर पड़ा यूमा सोचता है कि उसे इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए थी, खासकर जब उसने एमसी की पिछली फाइट देखी थी। शायद चुनयोवुन अपनी ताकत छिपा रहा था। फिर वो कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था किसी सेलेस्टियल लिनिएज वाले से। उसे लगा था कि एमसी के पास बस एडवांस्ड मार्शल स्किल्स हैं, लेकिन जैसा वादा किया था वो उसे जानकारी देगा। चुनयोवुन पूछता है कि जब उससे कुछ मिलने वाला ही नहीं था तो फिर ड्यूल क्यों किया। कैडेट कहता है कि जैसे उसने पहले कहा, वो सिर्फ क्वालिफिकेशंस चेक करना चाहता था, न सिर्फ प्रोटैगनिस्ट की बल्कि खुद की भी तीसरे टेस्ट के लिए। चोन्योवुन पूछता है कि इसका तीसरे टेस्ट से क्या लेना देना है। कैडेट बताता है कि बहुत संभावना है कि टेस्ट ग्रुप में होगा, लेकिन एमसी सवाल करता है कि एकेडमी ने कहा था कि अब कोई ग्रुप टेस्ट नहीं होगा। ऐसा लगता है कि ग्रुप में होने के बावजूद टेस्ट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को प्राथमिकता देगा ताकि हाई रैंकिंग वॉरियर्स को चुना जा सके। सिर्फ एडवांस्ड मार्शल आर्टिस्ट्स और कम से कम 30 साल की इंटरनल एनर्जी वाले लोग ही हाई रैंकिंग वॉरियर्स बन सकते हैं। चन योवुन के अनुसार सिर्फ 20% कैडेट्स ही दूसरे टेस्ट के बाद एडवांस थे,
तो एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें मेडिसिनल पैलेट हासिल करनी होगी। कैडेट इस बात से सहमत होता है। जैसे ही पैलेट्स बांटी जाएंगी, कई कैडेट्स उस लेवल तक पहुंच जाएंगे और वहीं असली प्रॉब्लम शुरू होती है। लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर सिर्फ इंटरमीडिएट आर्ट्स की बुक्स थीं, एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स की नहीं। तो ज्यादातर कैडेट्स फेल हो जाएंगे, इसलिए टेस्ट में उन्हें एक सीक्रेट एडवांस्ड आर्ट्स बुक खुद कमानी होगी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। यूमा भी इस बात से सहमत होता है। काश बस इतना ही होता तो 80% कैडेट्स पास हो जाते। उसके पापा के मुताबिक वो किताब 7 डीमन सोर्ड टेक्निक्स वाली होनी चाहिए। वो टेक्निक्स जो हाई रैंकिंग वॉरियर्स की फॉर्मेशंस का हिस्सा होती हैं। चुन यो वून इन डीमन सोर्ड फॉर्मेशंस के बारे में पूछता है। उसे याद आता है कि उसने इनके बारे में सुना था। उसका सेवक बताता था कि ये टेक्निक्स उस जमाने के सबसे बड़े सोर्ड्समैन, सोर्ड डीमंस, ने बनाई थी। ये टेक्निक्स खासतौर पर सोरम डिसाइपल्स की 18वीं और 108वीं फॉर्मेशन से लड़ने के लिए बनाई गई थी। इन टेक्निक्स में से 7 टेक्निक्स सबसे ज्यादा उभर कर आती हैं। ये टेक्निक्स कितने लोग मिलकर करते हैं, उस हिसाब से इनकी फॉर्म बदलती है। एमसी सोचता है कि एक एडवांस्ड आर्टिस्ट 12वीं और 36वीं फॉर्मेशन को तो हरा सकता है, लेकिन 108वीं को सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर ही हरा सकता है। यूमा बताता है कि उसके पापा ने 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया था इन 7 टेक्निक्स को सीखने के लिए। डीमन सोर्ड फॉर्मेशन की असली प्रिंसिपल यही है। सिर्फ टेक्निक्स आना काफी नहीं, फॉर्मेशन बनाना भी बहुत मुश्किल है। एमसी पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने उसे ड्यूअल में टेस्ट करना चाहा था, और यूमा कहता है हाँ, बिल्कुल इसी वजह से। सिर्फ टेक्निक्स देखकर वो जज नहीं कर सकता था। वो एमसी की एबिलिटीज को कंफर्म करना चाहता था ताकि पता चले कि क्या वो उसे टेस्ट में इनवाइट करे या नहीं। फिर एमसी इनविटेशन के बारे में पूछता है। तभी यूमा को याद आता है बताना कि कैडेट से ही उम्मीद की जा रही है कि वो 3rd टेस्ट को लीड करें। आर्ट्स सीखने के बाद उसने सुना है कि लीडर्स का चुनाव दूसरे टेस्ट के रिजल्ट्स के हिसाब से हुआ है। चुन यो वून पूछता है कि क्या लीडर्स अपने ग्रुप के मेंबर्स चुनेंगे। यूमा कहता है हाँ, लेकिन कैडेट मना भी कर सकता है। उसे लगता है कि तीसरा टेस्ट असल में 6 मेन क्लैंस और उनके यंग मास्टर्स के लिए है, न कि आम कैडेट्स के लिए। दूसरे शब्दों में, ये भी एयर बैटल का हिस्सा है। जो भी लोग अपनी टीम नहीं बना पाएंगे या फॉर्मेशन टेक्निक्स मास्टर नहीं कर पाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भले ही कैडेट किसी ग्रुप को मना कर दे, लेकिन ज्यादातर लोग लीडर्स पर निर्भर रहते हैं टेस्ट पास करने के लिए। इसलिए यूमा ने उसे इनवाइट किया। वो कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, उसे स्किल्ड लीडर की चाहत तो नॉर्मल है। फिर वो बोलता है कि रिवॉर्ड जो चुन यो वून को मिलेगा वो खुद यूमा है, भले ही एमसी ने ऐसा कुछ मांगा नहीं। एमसी पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि उसे लीडर ना चुना जाए, लेकिन यूमा को पूरा भरोसा है कि एमसी लीडर बनेगा। एमसी समझ जाता है कि यूमा खुद में भी लीडर बनने की काबिलियत रखता है, तो कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो चालाकी से पूछता है, जब और भी हेयर्स और लीडर्स हैं जो 2nd टेस्ट पास कर चुके हैं, तो फिर उसे क्यों चुना। तब यूमा बताता है कि ब्लैक और सोर्ड क्लैंस के यंग मास्टर्स ने पहले ही उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि एमसी उसकी आखिरी ऑप्शन है। यूमा कहता है कि दोनों ही तलवार के रास्ते पर चल रहे हैं। चुन यो वून पूछता है, क्या वाकई ऐसा है। तब कैडेट साफ करता है कि वो सबऑर्डिनेट बनने की बात नहीं कर रहा, वो बस इतनी विनम्रता से 3rd टेस्ट पास करने में मदद मांग रहा है। और उसी ह्यूमिलिटी के साथ वो एमसी से उसे एक्सेप्ट करने की गुजारिश करता है। एमसी मुस्कुराता है, जिससे यूमा को उम्मीद मिलती है। लेकिन जैसे ही यूमा घुटनों के बल झुककर थैंक यू बोलता है, एमसी कहता है मैं मना करता हूं। यूमा चौंक जाता है, लेकिन बिना किसी दया के प्रोटैगनिस्ट अपना डिसीजन मजबूती से दोहराता है, रिफ्यूज्ड। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चुन यो वून जंगल में दौड़ रहा है। वो नानो से फेशियल एनालिसिस के रिजल्ट्स पूछता है। भले ही वो लाई डिटेक्शन परफेक्टली एक्टिवेट नहीं कर पाया, लेकिन जब उसे कुछ अजीब लगा तो उसने एक्टिवेट कर दिया था। जब यूमा ने कहा कि बाकी यंग मास्टर्स ने पहले ही ग्रुप्स बना लिए हैं, तो उसमें 45% चांस था कि वो झूठ बोल रहा था। जब उसने कहा कि वो बस 3rd टेस्ट पास करने के लिए हेल्प मांग रहा है, तब वो चांस बढ़कर 22% हो गया। एमसी उससे एक सेफ दूरी बनाए रख रहा था और उसे याद आता है कि यूमा मुस्कुराया था जब उसने कहा कि वे दोनों सोर्ड के रास्ते पर हैं। उसे लगता है कि यूमा उसे बेवकूफ समझता है। उसने ब्लैक क्लैन और सोर्ड क्लैन का तो नाम लिया, लेकिन ब्लेड क्लैन का जिक्र तक नहीं किया।
इसके बाद हम यूमा को किसी और लड़के से बात करते हुए देखते हैं, एमसी के इनकार के बारे में। चो यूचन जोर से हंसता है जब यूमा उसे ये सब कहता है। उसे लगता है कि एमसी काफी इंटरेस्टिंग है। उसे पूरा यकीन था कि चुन योवुन ऐसे झूठ में नहीं फंसेगा। यूमा कहता है कि उनकी प्लान फेल हो गई, लेकिन उसके लीडर के मुताबिक अब कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा होता अगर वो यूमा को अपने ग्रुप से बाहर निकाल देते और टेस्ट के दिन डिस्क्वालीफाई कर देते। अगर एमसी उनका राइवल ना होता तो वो उसे रिक्रूट करना चाहता। उसका नौकर घुटनों पर गिरकर एक और मौका मांगता है। कहता है कि उसके पास अभी और भी प्लान्स हैं, लेकिन चान कहता है कि अब जरूरत नहीं है। बेहतर होगा वो किसी ग्रुप में शामिल हो जाए या फिर खुद का बना ले। यूमा हैरान रह जाता है ये सुनकर, क्योंकि उसने सोचा था कि वो मास्टर्स ग्रुप में ही रहेगा। लेकिन प्रिंस कहता है कि उसके पास और भी कैंडिडेट्स हैं। जाते जाते वो यूमा को, जो अभी भी घुटनों पर है, बुलाकर कहता है, मुझे किसी बेकार इंसान की जरूरत नहीं, एक कचरा। ये सुनकर यूमा पूरी तरह शॉक हो जाता है और आंसू पोंछते हुए वहां से चला जाता है। चोनान को याद नहीं था कि एमसी इतना स्ट्रांग है। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन क्या ये सच में उसकी स्किल है या सिर्फ किस्मत, ये तो समय ही बताएगा। अब हम बंद ट्रेनिंग रूम देखते हैं, जहां एमसी सोच रहा है कि उसे 11 और प्रोडिजीज को रिक्रूट करना है। भले ही एकेडमी ने कुछ अनाउंस नहीं किया है, हो सकता है ये सच हो। उसे ग्रुप 8 में से कुछ लोग याद हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो उसका साथ देंगे। इसलिए अभी के लिए बेहतर होगा कि वो ट्रेनिंग पर फोकस करे। वो नैनो से पूछता है कि लाइब्रेरी की किताबों का स्कैन पूरा हुआ या नहीं। नैनो बताता है कि 100+ मार्शल आर्ट्स बुक्स एनालाइज की गई हैं। अब एमसी नैनो से कहता है कि किसी खास इंसान का होलोग्राम बनाए जिसे एनालाइज किया गया था, और फिर उससे लड़ाई करवाए। जैसे ही नैनो हाँ कहता है, होलोग्राम धीरे धीरे बनना शुरू होता है, और जैसे ही फॉर्म पूरा होता है, चुन मुयुम का होलोग्राम बनता है। वो एमसी को प्लीबियन कहकर चिढ़ाता है और उसे फेस करने को कहता है। वो इरिटेट करता रहता है और अटैक करने आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अपनी तलवार घुमाकर हमला करता है, एमसी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और फिर बहुत तेजी से खुद हमला करता है, सीधे उसकी गर्दन पर। नैनो बताता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटने से कैरेक्टर मर गया। एमसी हैरान रह जाता है, क्योंकि सिर्फ 4 दिन पहले तक उसका यही अटैक बस ओपोनेंट को धक्का दे पाता था। अब वो सोचता है, क्या उसने चुन मुयुम को पीछे छोड़ दिया है? ये रियलाइजेशन उसके प्लान में नहीं था। लेकिन फिर वो नैनो से कहता है, 10 कैरेक्टर्स क्रिएट करो, हर एक के पास अलग इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट हो। नैनो उन्हीं मॉडल्स का यूज करता है, जैसे फाइनल एम्परर्स फिस्ट, फॉलन सोर्ड आदि। उन्हें देखकर एमसी सोचता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। हर एक होलोग्राम उतना ही इरिटेटिंग है जितना ओरिजिनल। सब उसे एरोगेंट, प्लीबियन और कर्स्ड बास्टर्ड बुला रहे हैं। एमसी अब काफी इरिटेटेड हो चुका है और लड़ाई के लिए तैयार है। सारे होलोग्राम्स एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। सोचते हैं कि वो दब जाएगा, लेकिन एमसी बहुत तेजी से सब पर वार करता है। कुछ होलोग्राम्स तो वहीं गायब हो जाते हैं। एमसी पहला वेव ब्लॉक कर लेता है, लेकिन कई तलवारों के बीच में फंसने से बचने के लिए पीछे हटता है। वो बहुत ऊंचा कूदता है और ट्रेनिंग रूम की सीलिंग से टकरा जाता है। जमीन पर गिरता है और नैनो बताता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी टेम्पोरेरीली सस्पेंड कर दी जाएगी। वो एक इंस्ट्रक्टर को बुलाकर उसे दिखाता है। इंस्ट्रक्टर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि एमसी बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। गुस्से में इंस्ट्रक्टर उसे उस ट्रेनिंग रूम से बैन कर देता है। भले ही एमसी माफी मांगता है। फिर वो उसे एक डिजर्टेड गेट पार करवाता है और एक छोटे से बिल्डिंग में ले जाता है, जो दिखने में ट्रेनिंग फैसिलिटी से आधा है, लेकिन उसका दरवाजा कहीं ज्यादा मजबूत है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि अब से एमसी को यहीं ट्रेन करना चाहिए, वरना वो पहले वाले रूम की दीवारें बार बार तोड़ देगा। एमसी पूछता है, ये जगह है क्या? इंस्ट्रक्टर बताता है, ये रूम सिर्फ उन्हें मिलता है जो स्पेशलिस्ट लेवल पर पहुंचते हैं। चौथे टेस्ट के बाद चुन योवुन पीछे मुड़कर देखता है। वो समझ नहीं पाता कि जब उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो ये जगह उसे अभी क्यों दी जा रही है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि एकेडमी की अनुमति से उसे ये जगह पहले ही दे दी गई है, क्योंकि पहले वाले ट्रेनिंग रूम की दीवारें तोड़ने के लिए उसके अंदर कम से कम स्पेशलिस्ट की एनर्जी होनी चाहिए। ये दीवारें कहीं ज्यादा मजबूत हैं, टूटेंगी नहीं। चुन योवुन उसे धन्यवाद कहता है। इंस्ट्रक्टर कहता है, चिंता मत करो, बस ट्रेनिंग पर फोकस करो।